नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओम्या हिंदी कहानी। मैं ओम्या हिंदी कहानी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। हम कहानी शुरू करते हैं। वीरसेन समस्तपुर की छोटी रियासत के राजा अन्य आसपास के सभी रियासतों की तुलना में सबसे अधिक शक्तिशाली विशाल हिंदुस्तान छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। हर रियासत की अपनी सीमाएं, अपने सैनिक, अपनी व्यवस्थाएं, अपने अलग कानून होते हैं, परंतु सब में एक दूसरे राज्यों के प्रति आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा थी। हर कोई दूसरे को कमतर स्थिति में देखने को उत्सुक रहता था। कुछ तो अपने राज्य से कमज़ोर राज्यों से बेहद शत्रुता रखते और समय आने पर उनसे युद्ध भी करते और समझौते के तौर पर भारी शर्तें रखते, उस राज्य को और अधिक जीर्ण कर देते थे। ऐसी ही रियासतों में समस्तपुर भी था। अत्यधिक शक्तिशाली वीर सैनिकों की बड़ी खेप, अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र, सुदृढ़ भौगोलिक परिवेश, रमणीय पर्यटन स्थल और अत्यधिक उर्वरक क्षमता धारक प्रक्षेत्र। वीर सिंह शरीर से हष्ट-पुष्ट होने के साथ साथ बहुत ताकतवर भी थे। वृद्धावस्था अभी उन्हें स्पर्श भी नहीं कर पाई थी। गजब की चमक थी उनकी आंखों में। युद्ध में उनका कौशल दिखते ही बनता था। बस उनमें एक कमी थी कि सुंदर स्त्रियां उनकी बड़ी ही कमजोरी थी। आए दिन उनके राज में सुरह और नृत्यांगनाओं के समारोह चलते ही रहते थे। राज दरबार में सारे सभासद बैठे थे। वीरसेन ने कहा, मंत्री महोदय, अब आप दूसरी समस्याएं बताइए। महाराज, ये दूसरी समस्या अपने राज से संबंधित नहीं है, किंतु पड़ोसी राज से संबंधित है। मंत्री केशवानंद ने कहा, दूसरे राज्य की तो है तो कहो, वो भी एक समस्या ही है। अगर वो हमारे राज दरबार तक पहुंची है तो समस्या हमारी ही हुई। केशव ने कहा, जी महाराज, शिकायत ये आई है कि हमारे राज्य की सीमा पर हमारे राज्य के मवेशी सीमा के इधर इर्द गिर्द चरते हैं। कभी कभी पड़ोसी राज्य के सैनिक मवेशियों को चरवाहों की नज़र बचाकर हाँक ले जाते हैं। चरवाहे सीमा पार तो खतरे के कारण नहीं जा सकते। शिकायत चरवाहों की है महाराज। महाराज ने कहा, समझ गया। उनके लिए आपने अब तक क्या उपाय किया? उन्होंने कहा, महाराज, मैंने पड़ोसी राज्य की राजसभा में ये संदेश पहुंचाया है, परंतु उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। उनका कहना है कि मवेशी की पहचान किस तरह से करें। हमारे राज्य के मवेशियों को रखने वालों के अधीन कोई अतिरिक्त मवेशी नहीं है। आप अपने मवेशियों की रक्षा स्वयं करें। अब तक करोड़ों मवेशी लुप्त हो चुके हैं। महाराज, आज 1 वर्ष बीत गया है। वीरसेन का चेहरा तमतमा उठा। उनकी इतनी हिम्मत कि हमारे संदेश की अवहेलना करे। वह मंत्री, एक और संदेश लिखवा कर दूत सहित दरबार में भेजिए और कहिए कि दूत के साथ तुरंत जवाब दें, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहें। वीरसेन बड़े तमतमाते हुए बोले। तभी केशव नंद ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा हो महाराज। आनन फानन में एक संदेश वीरसेन ने के कहे अनुसार बनाया गया और एक प्रशिक्षित दूत वहां भेजा गया। रुद्रपुर की राजसभा में वो संदेश पढ़ा गया। तब रुद्रपुर के राजा विक्रम शाह ने संदेश वाहक को जवाब दिया, आपके द्वारा दिया गया संदेश कई बार आ चुका है, परंतु आपका सहयोग करने में हम असमर्थ हैं। हमने आपके संदेश का पहले भी उत्तर दिया है। हो सकता है आपके मवेशी किसी और दिशा में चले गए हों। हमारे राज्य के मवेशियों की गणना पूर्व सूचना के आधार पर यथोचित है। आप मेरा ये संदेश अपने महाराज तक पहुंचा सकते हैं।
रही युद्ध की बात, तो हम युद्ध से भयभीत नहीं होते। हमारे पास भी बहादुर सेना है, जवाब दे सकते हैं। अपने महाराज को कहना कि हमें बार बार युद्ध के लिए प्रेरित ना करें। संदेशवाहक दूत वाहन वापस आ गया और उसने वीर सिंह के सम्मुख राजा विक्रम शाह के शब्दों को पुनरावृत्ति कर दी। वीर सिंह इस संदेश को सुनकर भड़क उठे। वीर सिंह ने तुरंत अपनी सेना जयदेव को बुला भेजा और 5 सहस्त्र सेना को तैयार करने का आदेश दिया। सेनापति जयदेव ने अगले सुबह 5 सहस्त्र सेना रुद्रपुर पर आक्रमण के लिए तैयार कर दिया। युद्ध की पोशाक में घोड़े पर सवार वीरसेन ने अपनी सेना का बारीकी से निरीक्षण किया और सम्मुख जाकर तलवार निकालकर हवा में लहराते हुए कहा, वीर सैनिकों, आज हमारा मुकाबला रुद्रपुर के सेना से है। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि पराजय शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है, सिर्फ विजयश्री पर तुम्हारा नाम अंकित है। जाओ और रुद्रपुर को क्षतिग्रस्त कर डालो। 5 सहस्त्र सेना को वीरसेन आदेश देता हुआ खुद भी आगे आगे घोड़े पर बैठकर अतिशीघ्र रुद्रपुर पहुंचना चाहता था। वीरसेन की सेना तीव्र गति से रुद्रपुर की सीमा पर पहुंच चुकी थी। विक्रम शाह को अचानक सूचना मिली तो वो आश्चर्य में आ गया। क्या सचमुच इतनी सी बात का कोई राजा दूसरे राज्य पर हमला कर सकता है? विक्रम शाह सीधे स्वभाव का और खुले विचारों वाला शासक था। वो अक्सर प्रजा के हितों की बातें सोचता था। रानी विधा शाह भी धार्मिक विचारों वाली थी। उनके कोई पुत्र नहीं था, अपितु एक कन्या थी जिसका नाम ज्योतिमाला था। शत्रु यदि सम्मुख आकर ललकार रहा हो तो खामोश कैसे रहा जा सकता है? राजा विक्रम शाह ने भी सैनिकों को आदेश दिया और युद्ध की मोर्चाबंदी कर दी। विक्रम शाह की सेना भी कहीं से कमजोर नहीं थी, अपितु संख्या में अवश्य अधिक नहीं थी। दोनों ओर से तलवारें, खड़ग और बर्छियां की चमक स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी। राजा विक्रम शाह भी युद्ध करने के लिए तैयार थे। वीरसेन ने अपनी सेना की युद्धपतियों को आदेश दिया और युद्ध आरंभ हो गया। सैनिक ने तीव्र गति से रुद्रपुर की सेना पर आक्रमण किया। उन्हें सेनाएं धूल उड़ाती हुई एक दूसरे पर टूट पड़ी। कुछ देर पहले की खामोशी चीख पुकार में बदल गई। चारों तरफ खच खच और खटाखट तलवार, ढाल और कटारों की आवाज और चीख पुकार और कराह के स्वर उभर रहे थे। रुद्रपुर की मिट्टी का रंग लाल हो चुका था। प्रकृति की इस अनमोल अनुपम संरचना में किसी ने लिखी होगी ऐसी क्रूरता, विभीषिका। मानव जीवन की कितनी बड़ी विडंबना है कि ना चाहते हुए भी उसे युद्ध करना पड़ रहा है। वार्तालाप से भी तो सुलह हो सकती थी, विवाद का समाधान संभव हो सकता है, परंतु खुद को कमतर कौन कहलाए? और फिर शायद दूसरा पक्ष प्रस्ताव स्वीकार करे या ना करे, या फिर अपनी कोई शर्त भी रख दे। शर्त भी ऐसी कि खुद की प्रतिष्ठा ऊंची रहे और सामने वाले की मटियामेट हो जाए। सवाल तो पहले भी प्रतिष्ठा का ही था और अब भी वही है। इसलिए इन विवादों से सब दूरी ही बनाए रखते हैं। बस एक ही रास्ता ढूंढ लिया गया है, युद्ध करो। मानव का रक्त बहाना कितना सरल हो गया है। अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, खुद को दूसरों के मस्तिष्क में जीवित रखने के लिए, मनपसंद वस्तु पर आधिपत्य जगाने के लिए, अधिक से अधिक क्षेत्रों का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए मानव जीवन का बलिदान। जीवन तो जो एक बार मिलता है, कितना विभत्स विचार है ये, और मानवता के कितने प्रतिकूल। वीर सिंह की सेना निरंतर बड़ी होने के कारण आगे बढ़ती जा रही थी। क्षति वीर सिंह की सेना की भी कुछ कम नहीं हो रही थी, परंतु अधिक संख्या होने के कारण वो आगे राजमहल की तरफ बढ़ रही थी। मार काट मचाते हुए सेना राजमहल पहुंची तो वहां पर सेना ने अपना आधिपत्य जमा लिया। वीर सिंह जब वहां पहुंचा तो सारे मंत्री, सभासद और अन्य सैनिक जो परिवार की सुरक्षा में थे, उन्हें भी बंदी बनाया गया और राजा विक्रम शाह और रानी विद्यावती
विद्यावती और अन्य महल के सेवक सेविकाओं के साथ उनकी पुत्री ज्योतिमाला को भी बंदी बनाया गया। अपनी क्रूरता पर ठहाके लगाता वीर सिंह जब आसन पर बैठा तो उसने राजा विक्रम शाह और रानी विद्यावती की हत्या करवा दी और अन्य लोगों को एक भवन में बंदी बनाकर महल में आग लगवा दी, जिससे कि कोई जिंदा ना बच सके, और खुद वहां से बाहर निकलकर दूर बने एक विशाल गृह में बैठकर महल पर लगाई गई आग के सैलाब का तमाशा देखता रहा। उस निर्दयी पर महल में जल रहे मासूम और निर्दोषों की चीख पुकार का कोई असर ना हुआ। उसके बाद उसने अपने सारे युद्धपतियों को सारे राज्य का नियंत्रण थमा दिया और खुद 2-3 दिन तक विश्राम गृह में नृत्यंगनाओं के नृत्य देखता रहा और शबाब में मंदमुग्ध होकर डूबा रहा। दिन तक वीरसेन अपनी सेनापति और मुख्य रक्षकों के साथ रुद्रपुर की बर्बादी का तमाशा देखता रहा। उसके सैनिकों ने खूब लूट मार की और उत्पात मचाया। खुद वीरसेन शराब में लिप्त रहा। तीसरे दिन वो सेनापति और अपने रक्षकों के साथ वापस समस्तपुर जाने को तैयार हो गया। सेनापति, अब हम अपने राज्य जाना चाहते हैं। यहाँ पर सबको उनका कार्य समझा दिया है ना? वीरसेन ने कहा। तो सेनापति ने जवाब दिया, हाँ महाराज, आप निश्चिंत हो रहें। यहाँ पर सारे सैनिकों को अधिकार सौंप दिए गए हैं। सारे राज्य का कार्य हमारे सैनिकों के अधीन सुचारू रूप से चल रहा है। सेनापति जयदेव ने कहा। तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात है, अब हम प्रस्थान करना चाहते हैं। महाराज वीरसेन और सेनापति वापस समस्तपुर आ गए। यदा कदा वीरसेन अपनी सेना की गतिविधि और प्रशासन का कार्य देखने रुद्रपुर का रुख लेते थे। 2-3 माह बीत जाने के पश्चात एक दिन रुद्रपुर जाकर वीरसेन बोला, जयदेव, आज हम कोई कार्य अधूरा छोड़ आए हैं, अतः हमें अभी समस्तपुर लौटना होगा। इस पर जयदेव बोला, महाराज, अभी तो आप आए हैं, फिर इतनी जल्दी? उन्होंने जवाब दिया, हाँ जयदेव, बस हमें लौटना ही होगा। यहाँ फिर कभी अधिक समय रुकेंगे। जैसी सेनापति ने कहा, जैसी आपकी मर्जी महाराज, चलिए। सेनापति जयदेव ने 10 सुरक्षा कर्मियों के साथ घोड़े में को एड़ लगाई और वहां से चल पड़े। रुद्रपुर की सीमा समाप्त होने के पश्चात वीरसेन ने अपने घोड़े को रोककर सामने एक विशाल पहाड़ी क्षेत्र को देखते हुए कहा, जयदेव जरा रुको। क्या हुआ महाराज? उसने रुकते हुए पूछा। ये सामने विशाल पर्वतीय क्षेत्र देख रहे हो, ये किस राज्य का सीमा है? तब जयदेव ने जवाब दिया, महाराज, ये किसी देश की सीमा नहीं और ना ही कोई राज्य है। ये एक निर्जन वन है, किसी के अधीन नहीं और ना ही कोई यहाँ निवास करता है। इस क्षेत्र में भीषण जंगल, कठिन मार्ग और जीवन यापन के प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जनजीवन संभव नहीं है। यही कारण है कि अब तक किसी राज्य का इस क्षेत्र पर कोई अधिकार नहीं है और यह क्षेत्र निर्जन पड़ा है। यहाँ जीवन यापन असंभव है। सेनापति, आपके अनुसार यहाँ पर जीवन यापन संभव नहीं है? वीरसेन ने पूछा। तो सेनापति ने जवाब दिया, हाँ महाराज, आपने सही सुना, यहाँ असंभव है। आपकी उम्र तो इतनी नहीं लगती है सेनापति, फिर आपकी दृष्टि इतनी दुर्बल क्यों है? वो देखो, वीरसेन उंगली को इंगित करते हुए बोले, वहाँ पर देखो, धुआं उठ रहा है। इसका अर्थ है कि वहाँ पर कोई अवश्य है। सेनापति आश्चर्यचकित हो रह गया। फिर कुछ याद कर उसने कहा, हाँ महाराज, याद आया। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, एक बंजारों की जाति है। वो खाना बदोश होती है। कुछ दिन एक स्थान पर रहकर दूसरी जगह अपना डेरा डालते हैं। कुछ दिन बाद फिर कहीं और इसी तरह जीवन यापन करते हैं। इनका कोई अपना ठौर नहीं होता महाराज। अभी वहाँ पर वही लोग ही होंगे। सेनापति ने समझाया। तो वीरसेन ने कहा, तो
वो तो ठीक है जयदेव, पर ये लोग अन्न कहाँ से प्राप्त करते हैं? तभी उसने जवाब दिया, महाराज ये लोग ज़्यादातर गाय और बकरी पालते हैं, जिससे इन्हें दूध प्राप्त होता है, और जंगल में बकरियां चर कर ये नगर में बेच देते हैं और वहाँ से ये लोग अन्न प्राप्त कर लेते हैं। वीरसेन ने कहा, हम समझा, बड़ा विकट जीवन है इनका। जयदेव ने कहा, हाँ महाराज वो तो है, परंतु कष्टकर जीवन होने पर भी ये लोग बहुत हंसी खुशी से जीवन बिताते हैं। फिर वीरसेन ने पूछा, फिर तो हमें इनके विषय में जानना चाहिए, चलो वहाँ चलकर देखते हैं उनकी दिनचर्या क्या है। तभी जयदेव ने आशंका जताते हुए कहा, महाराज वहाँ जाने के लिए कठिन मार्ग है, कहीं कहीं पर आपको पैदल भी चलना पड़ सकता है। तो वीरसेन ने आदेश दिया, कोई बात नहीं सेनापति, सुरक्षा कर्मियों से कहो यहीं पर हमारी प्रतीक्षा करें और तुम हमारे साथ चलो। तभी उसने कहा, जी जी, जैसा आप कहें चलिए, और सैनिकों को समझाकर दोनों पहाड़ों की तरफ निर्जन वन की ओर चल पड़े। अत्यधिक झाड़ झांखड़ और कटीले पेड़ होने के कारण उन्हें आगे चलकर काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो सेनापति जयदेव ने वीरसेन को घोड़े को छोड़कर पैदल चलने की सलाह दी। स्थिति को समझकर दोनों पैदल ही छोटी सी पगडंडी पर चलने लगे। तब वीरसेन ने जयदेव से कहा, सेनापति आपको आश्चर्य होगा, हम इस क्षेत्र का निरीक्षण क्यों करना चाहते हैं? सेनापति ने कहा, महाराज क्यों करना चाहते हैं? अगर सब कुछ मुझे ठीक लगा तो हम इस क्षेत्र में अपना राज्य विस्तार कर सकते हैं। वीरसेन ने अपनी योजना सेनापति को बताई। परंतु महाराज यहाँ कौन आकर रहेगा? मुझे ये असंभव लगता है। इस पहाड़ी पर रास्ते बनाना इतना सरल नहीं है, और फिर इसमें बहुत अधिक समय लग जाएगा, और जो यहाँ रहने के लिए आश्रयों का निर्माण करना होगा और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भवन निर्माण भी अति आवश्यक है। इन सब में अत्यधिक धन व्यय करना होगा। सेनापति ने समझाया तो राजा वीरसेन ने कहा, आपकी बात में वजन तो है सेनापति, परंतु मैं पहले पूरा निरीक्षण करना चाहता हूँ। वीरसेन ने अपनी बातें कही और कटीली झाड़ियों से उलझते हुए दोनों बस्ते बचाते हुए अब धुएं के निकट पहुँचे थे। अचानक दोनों ने जो देखा उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। सेनापति जयदेव और वीरसेन के सामने देखा तो दोनों चौंक गए। उनके सन्मुख एक भयंकर भेड़िया अपने दांत निकाले गुर्रा रहा था। लगता है वो अभी उन पर झपट पड़ेगा। सेनापति ने झट अपनी कमर से कुनार निकाली और वीरसेन को अपने पीछे कर लिया। इस पर वो तेजी से गुर्राता हुआ चला गया। तभी उन्होंने देखा कि एक युवती यह सब दूर से देख रही थी। भेड़ियों को देखकर डर जैसे भाव उसके चेहरे पे नहीं थे। वो सामान्य स्थिति में थी। वो दोनों भी अब उसके निकट आ गए। युवती ने एक बार जयदेव को देखा और फिर घूर कर वीरसेन को देखा। जयदेव को उस युवती की आंख में उसके प्रति क्रोध दिखा, परंतु फिर वो युवती सामान्य हो गई। जयदेव और वीरसेन दोनों उसके इस व्यवहार को नहीं समझ सके, परंतु वो तो समस्तपुर के राजा और सेनापति थे। एक मामूली सी युवती से इस तरह से व्यवहार का उन्हें तनिक मात्र भी आभास नहीं हुआ। वो युवती वेशभूषा से बंजारन ही लग रही थी। वो शायद लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही थी, क्योंकि उसके पास में एक लकड़ियों का ढेर उन्होंने देखा। युवती बहुत सुंदर थी। कौन हो आप? युवती से पूछा। युवती ने पूछने पर दोनों से कुछ नहीं कहा, जड़वत से हो गए। युवती ने नयन नक्श असाधारण थे। गौरवर्ण तेजस्वी चेहरा, सुदृढ़ और मादक शरीर, और वाणी में तो जैसे मकरंद का विलय किया गया हो। वीरसेन इस सौंदर्य को देखकर ठगा सा रह गया। उसकी क्रूरता और अभिमान युवती के समक्ष कहीं लुप्त हो गए। सेनापति वीरसेन की दुर्बलता को जानता था। वो जानता था कि वीरसेन अब आदेश स्वरूप कुछ भी नहीं कह पाएंगे। वीरसेन ने सरल भाव से पूछ ही लिया, तुम कौन हो युवती, और इस भयावह वन में क्या कर रही हो? क्या जंगली जानवरों से तुम्हें डर नहीं लगता?
अभी वो भेड़िया तुम पर हमला कर देता तो क्या होता। वो आश्वस्त होकर युवती ने कहा, मेरा नाम दीप्ति है, मैं बंजारन हूँ। हमारे कबीले के साथ कुछ दिन हुए हम यहाँ आए हैं। इस तरह की घटनाएं रोज़ हमारे साथ होती हैं। इनसे निपटना हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे पास इनसे निपटने के लिए पूरा इंतजाम होता है। युवती ने एक तेज धार वाली कटार कमर से निकाल कर दिखाई। ये हम लोगों पर हमला नहीं करते। आप लोग नए हो इसलिए वो आक्रामक हो गया था। युवती ने जवाब दिया। तुम लोग कितनी संख्या में हो? हिम्मत कर वीरसेन ने पूछा। युवती ने जवाब दिया, हमारे लोग यहाँ पर 3 दर्जन की संख्या में हैं। हम सभी एक परिवार के हैं। तभी वीरसेन ने फिर पूछा, आप लोगों ने बताया नहीं कि आप लोग कौन हो और यहाँ पर क्यों विचरण कर रहे हैं? युवती ने प्रश्न पूछा। तब सेनापति जयदेव बोला, मैं समस्तपुर का राज सेनापति हूँ और ये राजा वीरसेन है। हम लोग रुद्रपुर से अपने राज्य की ओर जा रहे थे कि यहाँ कुछ गतिविधि हमें दिखाई दी तो हम निरीक्षण करने चले आए। तब उसने कहा, इस बात को सुन युवती कुछ प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो सामान्य ही बनी रही। वीरसेन चकित था। हमारी प्रजा में कोई राजा के सम्मुख खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता। बात करना तो दूर, ये युवती है कि ये ज्ञात होने के पश्चात कि ये राजा सेना और सेनापति के सम्मुख है, फिर भी निर्भय होकर खड़ी है। वीरसेन ने मन में ये सोचा, बड़े आश्चर्य की बात है, एक तो डरी नहीं। उस पर भी उस युवती ने एक प्रश्न कर दिया, आप लोग तो समस्तपुर के सेनापति और राजा हैं, रुद्रपुर में आपका क्या प्रयोजन था? इतना पूछना था कि जयदेव ने धैर्य जवाब दे गया। वीरसेन समझ गया कि जयदेव क्रोधित हो गया है। वो कुछ कहता इससे पूर्व उसने जयदेव को खामोश रहने का संकेत दिया। जयदेव समझ गया वीरसेन सीधी बात न पूछकर बातों को अधिक समय तक जारी रखने का सूत्र पकड़ रहे हैं। ना चाहते हुए भी वो जैसे अपमान का घूंट पीट कर रह गया हो। वीरसेन ने कहा, युवती, हम समस्तपुर के महाराज हैं। क्या आपको इस समय गर्व की अनुभूति नहीं हो रही कि एक राजा आपसे बात कर रहा है? इस पर वो युवती थोड़ा मुस्कुरा कर बोली, महाराज, आप पर गर्व करेगी आपकी प्रजा। आप मेरे चेहरे पर गर्व नहीं भय देखना चाहते हैं। आपसे भयभीत आपकी प्रजा होती होगी। हम आपकी प्रजा नहीं हैं। आपके राज में जो प्रथाएं होती हैं वो प्रजा राजा की दास है। वो प्रजा का स्वामी है। प्रजा कुछ ना कह सकती, ना अपना सिर उठा सकती है। ऐसे हमारे कबीले में नहीं होता। हम स्वच्छंद होकर अपना कार्य करते हैं और हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं। तब वीरसेन उसके निकट गया और कहा, तुम लोग तो बहुत बहादुर हो और निडर भी। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तभी सेनापति जयदेव समझ गया कि वीरसेन वासना के सैलाब में डूबने का रास्ता पकड़ चुके हैं। इनकी यही दुर्बलता इन्हें किसी दिन बहुत कष्ट देगी। वो राज्य की सेनापति था और अपने अधिकार की सीमा जानता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। आपके सेनापति बहुत क्रूर प्रवृत्ति के हैं। आप राजा होकर सामान्य, युवती ने ये कहा। वो सेनापति है, सेनापति का स्वभाव क्रूर होना चाहिए। इस पर वो युवती थोड़ा मुस्कुराई और बोली, समझ सकती हूँ। वीरसेन को वार्तालाप अविराम रखने की सूत्र मिल चुका था। सेनापति जयदेव असमंजस की स्थिति में था। ऐसा कैसे संभव है जो युवती कुछ समय पूर्व वीरसेन को देखकर अच्छे तरेर रही थी, अचानक उसके हृदय में ऐसे परिवर्तन कैसे आ गया कि उसे वीरसेन की बातों में रुचि पैदा हो गई। वीरसेन को तो वो जानता था, कभी कहीं भी सुंदरता दिखी नहीं कि उसको किसी दूसरे कार्य की रुचि हो जाती थी। शीघ्रता से उसे अपने अधिकार में लेने का प्रयत्न करने में लग जाता था। उसने देखा युवती और वीरसेन दोनों एक बड़े पत्थर पर बैठ गए। अविराम वार्तालाप की गति देते हुए वीरसेन बोला, दीप्ति, एक बात तो है तुम लोगों में। दीप्ति ने पूछा, वो क्या महाराज?
अद्भुतपूर्व सौंदर्य के साथ इतनी वीरता का मिश्रण दोनों का एक साथ होना दुर्लभ है। मैंने अब तक ऐसा कहीं नहीं देखा सिवाय तुम्हारे। इस पर युवती हंसते हुए बोली, क्या सत्य कह रहे हो आप महाराज, या यूं ही परिहास कर रहे हो? और अपनी नजरें जैसे लाज शर्म से झुका ली। वीरसेन ने भी गहरे उत्तर दीप्ति का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं सुंदरी, मैं सत्य कह रहा हूँ। जयदेव ने ये सब देखा तो सिर पकड़कर बैठ गया। हे ईश्वर, अब क्या होगा? उनके गुरु और उनके पूज्य हमेशा कहा करते थे कि अल्प समय में अधिक घनिष्ठता निश्चय रूप में घातक परिणाम का सूचक होती है। उसने देखा वीरसेन और युवती आपस में वार्तालाप में व्यस्त थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वे दोनों बहुत समय पहले से एक दूसरे को जानते हों और वो दोनों प्रेमी हों। सेनापति जयदेव कुछ दूरी पर था, इसीलिए वो उनके वार्तालाप को नहीं सुन सकता था। तभी उसने मस्तिष्क पर एक प्रश्न उभरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इन बंजारों की प्रवृत्ति होती हो? ये लोग इस संबंध में कुछ अधिक स्वच्छंदता रखते हो, ऐसे अवैध संबंधों को और ऐसे घनिष्ठता को अधिक महत्व न देते हो? परंतु जो भी हो, हमारे राज्य और राजा के लिए ऐसी स्थिति अशोभनीय है। हमारे महाराज विवाहित हैं, एक पुत्र भी है। सेनापति का मस्तिष्क बहुत तीव्र गति से मंथन कर रहा था। इसकी सूचना क्या महामंत्री को देनी चाहिए या नहीं? अगर सूचना दूं तो यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर खामोश बैठा रहा तो यह हमारे राज्य के हित में नहीं है। जयदेव अंतर्ध्यान के वीराने में भटक रहा था। तभी उसने देखा महाराज उठकर खड़े हुए और वो युवती भी। और अचानक तभी कुछ दूर से उस युवती की हम उम्र युवतियों के खिलखिलाने का स्वर उभरा। शायद उन लोगों को उनके आने का आभास हो चुका था। जयदेव ने देखा महाराज उठकर खड़े हुए हैं और वो युवती एक हल्की मुस्कान के साथ दूसरी ओर निकल गई। वीरसेन को अपनी ओर आते देख जयदेव ने अपने आप को संयत किया और घोड़े की काठी ठीक करने लगा। वीरसेन उसके निकट आकर सीधा सवार हो गया और वो दोनों समस्तपुर की तरफ चल पड़े। रास्ते में वीरसेन ने जयदेव से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप चलता रहा। अब आगे क्या होगा, जयदेव मन में सोच रहा था। क्या महाराज पुनः उस युवती से मिलने अथवा मिलेंगे या नहीं? अवश्य महाराज पुनः जाएंगे उस युवती के साथ का घनिष्ठ सानिध्य पाने के लिए। ऐसा संभव है कि वो ना जाए? जयदेव के मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। क्या इतने कम समय में कोई किसी स्त्री का घन सानिध्य पाकर प्रथम बार ही प्रेमालाप के स्तर पर तक जा सकता है, जैसे कि जयदेव ने देखा? क्या वो युवती राजा होने के कारण वीरसेन के प्रताप और प्रभुत्व के प्रभाव में आकर ये सब कर रही है? यह असंभव है। युवती को जब यह ज्ञात हो गया था कि राजा वीरसेन है, तब भी जयदेव ने उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी थी। वो निडर होकर खड़ी थी। आज तक मैंने बंजारों के विषय में जितना सुना है, उस आधार पर एक बंजारन पहली बार किसी अनजान व्यक्ति से इस तरह प्रेम में लिप्त नहीं हो सकती। बंजारों की किसी भी प्रजाति में पर पुरुष से समागम को वैध नहीं माना जाता। या फिर हमारे राजा वीरसेन में ही कोई ऐसी विशेषता है कि वो अति शीघ्र किसी स्त्री का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं? क्या ये कोई कला है? आसपास के सभी राज्यों में वीरसेन की इस दुर्बलता को सभी जानते हैं, पर कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, ये संभव है। इन्हीं विचारों में जयदेव उलझा था कि कब वो समस्तपुर की सीमा के अंदर प्रवेश कर गए, उसे पता ही नहीं चला। राजा वीरसेन अपनी राजसभा में मंत्रियों और उच्च अधिकारियों के समक्ष मंत्रणा कर रहे हैं। रुद्रपुर रियासत के विषय में भी चर्चा चल रही है। महामंत्री केशव नंद उठकर समस्त सभासदों को युद्ध के पश्चात वहाँ की घटना का विवरण देते हैं। सभासदों को निर्देश देने के बाद महामंत्री केशव उठकर समस्त
सभासदों को युद्ध के पश्चात वहाँ की घटना का विवरण देते हैं। सभी सभासदों को मैं सूचित कर रहा हूँ कि रुद्रपुर राज्य अब हमारे अधीन है। वहाँ की समस्त प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर हमारे सैनिक अधिकारी नियुक्त हो चुके हैं। महाराज और महारानी की युद्ध में मृत्यु हो चुकी है और वहाँ के राजसभा के पदाधिकारी या तो भाग चुके हैं या महल में आग लगने के कारण भस्म हो चुके हैं। सैनिकों को कैदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया है, अर्थात हम विजयी हुए हैं। इस संदेश पर तालियों का शोर और वीरसेन की जय की नाद से सारा राज्य सभा गूंज उठा। उसके पश्चात वीरसेन ने महामंत्री को बुलाकर कुछ कहा तो महामंत्री बोले, सभी सभासदों को ये सूचना दे रहे हैं कि हम आज दोपहर के बाद सभा स्थगित कर दी जाएगी, क्योंकि महाराज दोपहर में रुद्रपुर प्रस्थान करेंगे और वहाँ की कार्य प्रणाली का निरीक्षण करेंगे। सभा स्थगित होने पर वीरसेन सेनापति जयदेव और 5 सुरक्षा कर्मियों को साथ लेकर समस्तपुर से प्रस्थान कर गए। सेनापति जयदेव तो समझ गया था कि महाराज की मंशा क्या है, परंतु अन्य मंत्रियों और सभासदों को यह मालूम नहीं था कि महाराज सचमुच ही रुद्रपुर जा रहे हैं। अपने राज्य की सीमा पार कर वो लोग कुछ ही दूर चले होंगे कि वीरसेन ने कहा, सेनापति जयदेव, मेरा विचार है कि हमें एक बार उसी बियावन जंगल की पहाड़ी पर फिर से चलकर देखना चाहिए जहां हम बीते दिन गए थे। जयदेव ने कहा, जी महाराज, आप जैसा चाहें। और वो अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था और मन में बोला, मैं जानता था महाराज, मुझे ऐसा लगता है सेनापति, हम लोग यहाँ पर जीवन यापन की व्यवस्था कर पाएंगे। वीरसेन ने कहा, फिर उन्होंने कहा, हाँ महाराज, आप ठीक कह रहे हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे राज्य के पास इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए जन और धन दोनों तरह की शक्तियाँ उपलब्ध है। जयदेव ने अपनी बात का अर्थ बदल दिया ताकि वीरसेन कहीं कुछ समझ न बैठे। दोनों बात कर ही रहे थे कि रास्ता उनके सम्मुख था जो उस घने जंगल की पहाड़ी पर जाता था। सेनापति, आप यहीं रुकिए और मेरे संकेत की प्रतीक्षा कीजिए। मैं अगर आपको पुकारूं तभी आप अपना आना, अन्यथा नहीं। वीरसेन ये कहकर चुप हो गया तो जयदेव ने कहा, जी महाराज, हाँ मैं समझ गया। क्या समझ गए? वीरसेन ने जयदेव की ओर दृष्टि करके पूछा तो उसने कहा, महाराज, यही कि जब यहाँ सैनिकों की व्यवस्था का प्रश्न आपके मस्तिष्क पर आएगा तब आप मुझे संकेत कर बुला लेंगे। जयदेव ने फिर अपने वाक्य को सही रूप में कहा, ठीक है कहा आपने, और घोड़े की लगाम उस पहाड़ी की ओर मोड़ दी। जयदेव ने मन ही मन कहा कि बाल बच गया। वीरसेन को जाते देख रहा था। वीरसेन जल्दी जल्दी घोड़े को हाँक रहा था। उसने सूर्य की ओर नजर की और मन ही मन कहा, समय हो चुका है। दीप्ति ने यही समय तय किया था। आज वो सब कुछ साफ साफ बता देगा उसे और आज वो कुछ यादगार सा अपने साथ ले जाएगा। कुछ देर तक वो दीप्ति को इधर उधर खोजता रहा, तब सहसा उसकी नज़र एक घने झाड़ के पास जाकर रुक गई। उसे झाड़ के पीछे किसी मानव आकृति का आभास हुआ। वो निकट गया तो देखा दीप्ति बैठी है। वीरसेन को देखते ही वो मुस्कुरा दी। वीरसेन भी मुस्कुरा कर बोला, आज तुम्हारी सखियां तो नहीं हैं? दीप्ति ने नहीं में उंगली हिलाई। वीरसेन ने दीप्ति को देखते ही उसका हाथ अपने हाथ में लिया, उसे अपने पास बैठाया। उसका गौर वर्ण देखकर वीरसेन के रक्त का संचार तीव्र गति पकड़ने लगा। वो किसी मंदार जानवर की तरह व्यवहार करने लगा। वहाँ दीप्ति को अपने से और निकट बैठने के लिए कहा। वो दीप्ति को अपने अधिकार में लेना चाहता था। दीप्ति उसका आशय समझ गई थी। यदि अभी इसे रोका न गया तो ये कोई दुस्साहस अवश्य कर बैठेगा और उसने किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए बलपूर्वक अपने आप को वीरसेन से पृथक कर लिया। ये क्या महाराज, आप क्या करने चले हो? ये सब अभी नहीं, आपने तो कहा था आप मुझे विधिवत विवाह करेंगे। राजा ने टाल मटोल करते हुए कहा, हाँ करूँगा ना, मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा कौन टाल सकता है। और जब विवाह तय है तो शारीरिक
आपूर्ति को बाधित ना करो दीप्ति, मुझसे तुम्हारा वियोग सहन नहीं होता। वीरसेन ने कहा। वीरसेन की वासना चरम पर थी। वो किसी भी कीमत पर दीप्ति पर आधिपत्य जमाना चाहता था। तब दीप्ति ने कहा, महाराज, आपको ज्ञात होना चाहिए कि विधिवत विवाह से पूर्व इस तरह के कार्य भी अमान्य और अवैध माने जाते हैं। हमारा समाज इस तरह के किसी भी कृत्य को स्वीकार नहीं देता। जब मैंने अपने बाबा को बीते दिन की बात बताई तो जानते हैं वो क्या बोले? दीप्ति ने तुरंत विषय बदल दिया। क्या कहा तुम्हारे बाबा ने? वीरसेन ने पूछा। तो दीप्ति ने कहा, बाबा ने कहा आज महाराज को वो भी देखना चाहेंगे, उनको ऊपर कुटिया में ले आना। विषय के बदलने पर वीरसेन की मन कुछ शांत हुआ। उसका ध्यान वहाँ से हट गया और वो बोला, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो अभी चलकर मिलते हैं तुम्हारे बाबा से। और कुछ समय पश्चात वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर ऊपर ठहरने के लिए बने शिविर की तरफ जाने लगे। जब वीरसेन और दीप्ति पहाड़ी की ओर जाने लगे तो वीरसेन ने सेनापति जयदेव को हाथ से अपने पास बुलाने का संकेत किया। जयदेव शीघ्र ही आश्वस्त होकर वीरसेन की ओर प्रस्थान किया। जयदेव घोड़े से उतरकर उन दोनों के साथ हो गया। अब तीनों पैदल चलकर सकरी पहाड़ियों से होते हुए ऊपर टीले तक पहुंच गए। सेनापति जयदेव ने देखा कि वहां टेंट लगा शिविर की तरह लगभग 18-20 की संख्या में आश्रय बनाए हैं और जिनका उपयोग लोगों के रहने के लिए किया गया है। लोग इधर उधर आवाजाही कर रहे थे। पुरुष और महिलाएं सब मिलकर लगभग 40-50 की संख्या में थे। अगले ही पल एक कुटिया में प्रवेश कर गए। अन्य शिविर से यहाँ कुछ अलग ही सजावट थी और इसे पूर्ण रूप से कुटिया में परिवर्तित किया गया था। तभी अचानक एक वृद्ध महिला और एक पुरुष ने कुटिया में प्रवेश किया। दोनों ने वीरसेन को और जयदेव को पहले तो घृणा की दृष्टि से देखा, फिर सामान्य हो गए और दोनों ने वीरसेन और जयदेव को प्रणाम किया। जयदेव ने चलते चलते भी अचानक ये महसूस किया था कि स्त्री और पुरुष की नज़र उन पर पड़ते ही उनके चेहरे पर घृणा के भाव उभर आते हैं। ये इनकी आखिर क्या समस्या है? जयदेव का सिर फिर घूमने लगा और वो सोचने लगा कि वीरसेन को तो कुछ नज़र आएगा ही नहीं, क्योंकि उसकी आंखें तो सिर्फ वासना की पट्टी बंधी है। उसे तो बस दीप्ति ही दिखती है और कुछ नहीं। वीरसेन की हवस का कोई पराकाष्ठा नहीं है। वो तो अब तक कितनी बार परिकल्पना में दीप्ति के साथ रह चुका है। तभी उन दोनों में से वृद्ध बोला, महाराज, हम लोग तो बंजारे हैं, कोई ठौर न ठिकाना है। ये जगह हमें अच्छी लगती है, यहीं पर कुछ समय के लिए डेरा डाल दिया जाता है। ये दीप्ति हमारी पुत्री है और मैं यहाँ का मुखिया हूँ। इसने हमें कल बताया कि आप समस्तपुर के राजा वीरसेन हैं, तो आपको देखने की इच्छा हुई। तभी दो युवक अंदर आए। उनके हाथ में 2 थाल थे जिनमें कुछ फल रखे थे। उन्होंने वीरसेन और जयदेव के समक्ष रख दिए। दोनों ने आंशिक फलाहार किया। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनो। वीरसेन ने कहा, हम तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। परंतु महाराज, आप तो विवाहित हैं, ऐसा हमने सुना है, और आपका एक पुत्र भी है, उस वृद्ध ने कहा। तब वीरसेन ने उत्तर दिया, हाँ है ना, परंतु मैं राजा हूँ और राजा एक से अधिक विवाह कर सकता है। उन्होंने कहा, वो तो ठीक है महाराज, परंतु इतने बड़े कार्य के विषय में निर्णय लेने के लिए हमें कुछ समय चाहिए। मुझे अपने लोगों से विचार विमर्श करना ही पड़ेगा। वृद्ध ने अपनी व्यथा बताई। तब वीरसेन ने कहा, देखो, मैं विवाह के साथ साथ इस प्रदेश का विकास भी करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोगों के लिए जीवन यापन की सारी वस्तुओं की व्यवस्था की जाएगी और ये हमारे राज्य का एक हिस्सा होगा। यहाँ पर सुंदर भवन और वाटिकाएं होंगी। मैं आप लोगों में से किसी एक को इस नए नगर का सरदार नियुक्त कर दूंगा। आप लोग हमारे राज्य के नागरिक कहलाओगे। उन्होंने कहा, आपकी बात सत्य है महाराज, परंतु मैंने आपको बताया ना कि हमारे विचार करने के लिए कुछ समय चाहिए। इस पर वीरसेन ने कहा, मुझे आप 3 दिन का अंतराल में निर्णय बता दीजिए, हमारे पास समय का अभाव है। वीरसेन ने कहा। तब उस वृद्ध ने कुछ पल सोचा और कहा, ठीक है महाराज, हम 3 दिवस के पश्चात अपना निर्णय आपको अवश्य बताएंगे। इस पर वीरसेन ने कहा, याद रहे, हम राजा हैं,
समस्तपुर के शासक हैं। आपका कल्याण आपकी सहमति पर निर्भर होगा। हमारे पास अन्य विकल्प नहीं भी हैं, परंतु आपकी पुत्री के अगाध सौंदर्य ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया है, इसीलिए मैं कुछ खोकर पाना नहीं चाहता। वीरसेन उठे और दीप्ति का हाथ पकड़कर बोले, तुम ही अपने बाबा और अपने लोगों को बताओ, हम तुम्हें कितना चाहते हैं और तुम लोगों के लिए कितना कुछ करना चाहते हैं। परंतु दीप्ति सिर झुकाए खड़ी रही, कुछ नहीं बोली। इतना कहकर वीरसेन उठे और बोले, जयदेव चलो, अब हमें चलना चाहिए। जयदेव ने कहा, जी महाराज चलिए। दोनों ने वहां से प्रस्थान कर पहाड़ी से नीचे उतर आए। सेनापति जयदेव मन ही मन सोच रहा था कि मैंने वीरसेन को कितना समझाया कि इस स्थान पर विकास संभव नहीं है और अत्यधिक धन का व्यय करना कहाँ की अक्लमंदी है, परंतु वीरसेन तो बस दीप्ति के सुंदरता पे मर मिटा है। वो अपनी कामना में इतना मंद हो चुका है कि एक क्षण में इतना बड़ा फैसला कर लिया। एक बात और जयदेव समझ गए कि अगर कहीं दीप्ति पहले समर्पण कर देती तो शायद महाराज इतनी बड़ी घोषणा नहीं करते। ये बात वो समझते और जानते थे। खैर, अब चौथे दिन क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। तभी उन्हें याद आया कि उनके मस्तिष्क में जो पहले चल रहा था कि पहली बार देखने पर उन सबके चेहरे में घृणा क्यों झलकती है। ये क्यों इनके संस्कारों में है या इनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। बहुत मंथन करने पर भी जब उनके सामने कोई स्पष्टता नहीं दिखाई दी तो वो सोचने लगे कि ये कोई षड्यंत्र ही हो सकता है, क्योंकि ये तो वो जानता था कि वो लोग राजा का सम्मान, राजा के प्रति आस्था के कारण नहीं करते हैं, अपितु व्यवस्था के कारण कर रहे हैं। अगली बार इस बात का सूत्र ज्ञात करके ही यहाँ से जाऊंगा। फिर दोनों आरूढ़ हो पहाड़ी से नीचे उतरकर अन्य सैनिकों के साथ आ गए और समस्तपुर की ओर चल पड़े। समस्तपुर की ओर चलते हुए जयदेव सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा, वीर सिंह की वासना क्या रंग दिखाएगी। ये तो ज्ञात नहीं, परंतु कुछ अनिष्ट होने वाला है, ये तो जयदेव जानता था। ये तो अच्छा हुआ कि वो बंजारन युवती होशियार थी, अन्यथा अब तक तो सब कुछ हो चुका होता। वो युवती जयदेव को पता नहीं क्यों भरोसेमंद लगी और समझदार भी। तभी जयदेव को एक पिछले वर्ष की घटना का स्मरण हो आया, जब वीरसेन के साथ वो भी शिकार खेलने सिंगोल के जंगल में बहुत दूर तक निकल गया था। तभी वीरसेन को वहाँ पर कुछ घर दिखाई पड़े। एक छोटा सा गांव था कि समस्तपुर की सभी की ही सीमा में था। जयदेव से पूछा, ये कौन सा गांव है? वीरसेन ने, महाराज ये सादली गांव है, हमारे राज्य की सीमा का आखिरी गांव। तब दोनों गांव के छोर पर एक छोटे से घर पर पहुंचे। घर गांव से कुछ दूरी पर था। जयदेव ने देखा एक महिला घर के बाहर आई। युवती बहुत सुंदर और आकर्षक थी। उन्हें देखकर युवती से पूछा, आप लोग कौन हैं? जयदेव ने अपना परिचय दिया। जयदेव के पूछने पर कि और कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसने बताया कि गांव में किसी के यहाँ कोई रस्म चल रही है, आसपास के लोग वहाँ गए हैं। वीरसेन ने जब देखा कि युवती के अतिरिक्त कोई नहीं है, तो वीरसेन ने मान मर्यादा प्रतिष्ठा को ताक पर रखकर जबरन वो कार्य कर डाला जिसे देख जयदेव की आत्मा कांप उठी। अमानवता शर्मसार हो गई। उसे अपने सेनापति होने पर अत्यंत ग्लानि होने लगी। जयदेव ने सेनापति नियुक्त होने पर यह तो सुन लिया था कि वीरसेन कामुक प्रवृत्ति का है, परंतु उसकी कामुकता इस स्तर तक होगी उसने सोचा भी नहीं था। वीरसेन ने उस अकेली असहाय युवती को अपना शिकार बनाया। तभी वो युवती विलाप करती रही बाहर आई और उसके हाथ में एक छोटा कटार था। रुको राजन, तुमने एक पतिव्रता स्त्री की मर्यादा और प्रतीक्षा को कलंकित किया है, और एक पतिव्रता स्त्री ने जीवन का मर्यादा और प्रतिष्ठा के बिना कोई अर्थ नहीं। तेरा राज्य और तेरा सर्वनाश अति शीघ्र ही होगा। तेरी ये मगांध कामना वासना तेरे ही खुद के सर्वनाश का कारण होगी। और एक क्षण में कटार उसने अपने उदर में उतार ली। युवती ने तीव्र आर्तनाद किया और धारा पर गिर पड़ी। यह हृदय विदारक दृश्य था। जयदेव ने अंतर्मन दुख और क्रोध से विचलित हो उठा। जयदेव के हाथ कृपाण पर सख्त हो गए थे, परंतु वो विवश था। राजा के विरोध के परिणाम से वो भली भांति परिचित था।
काश वो इस कृत्य का पारदर्शी न होता। यदि वो सेनापति न होता या ये राजा वीरसेन न होता तो अभी वीरसेन को उचित दंड मिल जाता। चलो जयदेव, वीरसेन ने कहा, और दोनों वहां से अन्य सैनिकों के समक्ष आगे आ गए और समस्त पुर लौट आए। उस घटना के पश्चात जयदेव के मन में वीरसेन के प्रति और अधिक घृणा हो गई। इस विषय पर विचार कर ही रहा था कि उसने देखा था कि समस्त पुर आ चुका है। रात्रि के समय विश्राम करते हुए अचानक उसके मस्तिष्क में एक प्रश्न उभरा। वीरसेन की इस तरह की पूर्ववर्ती की चर्चा चारों ओर फैली हुई है। संभव है बंजारे इस बात को जानते हों, तभी वो पहली नज़र में वीरसेन से घृणा करते हों, परंतु बिना इस बात की पुष्टि किए निर्णय करना उचित नहीं होगा। जो भी हो, अब अगर उस पहाड़ी पर जाना हुआ तो अवश्य है ये रहस्य प्रकट होगा। सेनापति जयदेव वीरसेन को बुलाने पर उसके समक्ष खड़ा हो गया। कहिए महाराज। जयदेव, तुम्हारी स्मरण शक्ति इतनी क्षीण कब से हो गई जो तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहा? वीर जयदेव ने पूछा। महाराज, आप किस विषय में बात कर रहे हैं? क्षमा करें। तब वीरसेन थोड़ा मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें और मुझे कल बंजारों के पहाड़ी पर जाना है, याद है ना? उसने कहा, हाँ महाराज, वो बात तो मुझे याद है। मैंने तो प्रातः वहाँ के लिए 4 सैनिक भी तैयार कर लिए हैं। वीरसेन ने कहा, नहीं जयदेव, नहीं, हमें वहाँ बिना सैनिक के जाना है। उसने कहा, ऐसा क्यों महाराज? आपकी सुरक्षा का क्या होगा? उन बंजारों के बीच मुझे क्या इतनी सुरक्षा की आवश्यकता है? मुझे दीप्ति ने पहले ही बताया था कि अगली बार सैनिकों को साथ ना लाएं। यहाँ के लोगों में भय व्याप्त हो जाता है, और फिर आप भी तो एक तो है ना मेरे साथ? वीरसेन ने जवाब दिया। जयदेव ने कहा, जी आपकी जैसी इच्छा। अगले दिन दोपहर से पूर्व वीरसेन और जयदेव दोनों समस्त पुर से महामंत्री केशवनंद से ये कहकर निकल पड़े कि रुद्रपुर राज्य में अपनी सैनिकों की प्रशासनिक व्यवस्था के निरीक्षण के लिए जा रहे हैं। समस्त पुर की सीमा पार कर वो ऊंची पहाड़ी के रास्ते पर पहुंच गए। जयदेव ने अपने घोड़े को रोककर वीरसेन से कहा, महाराज, हम जा तो रहे हैं, परंतु मुख्य सेनापति होने के नाते मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप एक बार अच्छी तरह सोच लीजिए, क्योंकि मुझे इसमें किसी षड्यंत्र की अनुभूति स्पष्ट दिख रही है। इस पर वीरसेन ने जवाब दिया, जयदेव, इधर कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम भीरु प्रवृत्ति के व्यक्ति जैसे सोचने लगे हो। अरे, तुम्हारे समक्ष एक बहादुर से वीर सेना खड़ा है और तुम भी एक राज्य के प्रधान सेनापति हो। इन बंजारों के बीच क्या षड्यंत्र हो जैसी बात हो सकती है भला? ये तलवार देख रहे हो, इनके समक्ष सारे षड्यंत्र विफल हो जाते हैं। तुम चलो। वीरसेन ने कहा। तो उसने कहा, हाँ जी महाराज, और दोनों पहाड़ी की ओर चल पड़े। जयदेव सोच रहा था कि इस समय इस राजा की मति पर सिवाय दीप्ति के सौंदर्य का कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अन्य किसी विचार का आकलन नहीं कर सकता। चलो, हो जो होगा सो देखा जाएगा। कुछ दूर चलकर दोनों घोड़े से उतर उन्हें एक पेड़ में बांध पगडंडियों पर ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। पहाड़ के ऊपर पहुंचकर वीरसेन ने जयदेव हैरान रह गए। आज उन्हें यहाँ कुछ अलग ही दृश्य देखने को मिला। उन्हें हर जगह पर एक सजावट की गई थी। हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हर व्यक्ति एक अलग तरह की पोशाक में था, मानो कोई सैनिक हो। वह हर व्यक्ति कुछ न कुछ कार्य कर रहा था। ये सब देखकर वीरसेन और जयदेव असमंजस में पड़ गए। वो कुछ किसी से पूछते इससे पहले एक युवक उनकी ओर आया और बोला, महाराज, आप दोनों को मुखिया जी बुलाए हैं, आप कृपया कर मेरे साथ आइए। इस पर जयदेव ने कहा, अरे भाई, आज क्या कोई उत्सव है जो हर स्थान को सुशोभित किया जा रहा है और हर व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता है? इस पर वो युवक मुस्कुरा कर बोला, ये तो आपको मुखिया जी ही बताएंगे, और उन्हें एक अनोखे ढंग से सजी गुफा की ओर ले गया। वीरसेन और जयदेव आश्चर्य में आ गए। वीरसेन ने तो मारे प्रसन्नता के दीप्ति और अपने रंगीन सपनों में खो गया, परंतु जयदेव का मस्तिष्क चकरा गया। कुछ सैनिक जैसी पोशाक पहने युवक गुफा से बाहर की ओर भी आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उत्सव हो, और सब
लोग अपने अपने कार्य संपन्न करने में व्यस्त हैं और चहल पहल भी बहुत अधिक थी। वो युवक उन्हें गुफा के बहुत अंदर तक ले गया। इतनी बड़ी गुफा आज तक वीरसेन ने नहीं देखी थी। जयदेव किसी आशंका में डूब गया। तभी उन्होंने सामने से मुखिया और उनकी पत्नी को आते देखा। मुखिया ने दोनों को प्रणाम किया और निकट रखे आसन पर दोनों को बैठने के लिए कहा। दोनों वहां जाकर बैठ गए। तभी जलपान लेकर एक व्यक्ति उनके सम्मुख आया। महाराज, आप थके होंगे, कुछ जलपान कर थोड़ी देर विश्राम कीजिए, फिर आपको इस सजावट और उत्सव के विषय में बता दिया जाएगा, मुखिया ने कहा। और 4-5 सैनिक जैसे युवक जो गुफा से बाहर निकले थे, उनमें से 2 युवक तीव्र गति से निकट बनी एक कुटिया में गए और क्षण भर में ही पूर्ण रूप से सैनिकों की पोशाक पहनकर बाहर आ गए। अब वो पूर्ण रूप से सैनिक लग रहे थे। दोनों के पास अब शस्त्र के नाम पर कुणाल थी। दोनों तीव्र गति से पहाड़ी के नीचे भाग की ओर गए और वीरसेन और जयदेव के घोड़े को पकड़कर उन दोनों पर सवार हो रुद्रपुर की ओर चल पड़े। इधर पहाड़ी पर बहुत हलचल थी। एक छोटी सी कुटिया में से 2 सैनिक शस्त्रों से सज धज कर बाहर की ओर आ रहे थे और एक मैदान में जमा हो गए। कुछ सैनिक अन्य घर जैसी बनी झोपड़ियों के आसपास घूम रहे थे, मानो पहरेदारी कर रहे हों। अब वो पहाड़ी एक सैनिक छावनी जैसी रूप ले चुकी थी। वहां पर कोई युवक बंजारों के जैसा नजर नहीं आ रहा था और तो और युवतियां भी सैनिकों के पोशाक में नजर आ रही थी। वीरसेन और जयदेव मुखिया के सम्मुख बैठे फलाहार करते हुए बातचीत कर रहे थे। साथ में 2 युवक और सेवा के लिए उपस्थित थे। मुखिया जी, अब बहुत समय हो गया, दीप्ति कहाँ है, नजर नहीं आ रही है, और आपने अब तक मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आपने क्या निर्णय लिया है, वीरसेन ने पूछा। तो उन्होंने कहा, जी महाराज, हम आपकी बात से सहमत हैं। आप जो चाहेंगे वही होगा। अभी दीप्ति आती ही होगी, उसके आते ही वो अपनी स्वीकृति दे देगी, आप निश्चिंत रहें। तभी सामने से 4 शस्त्र सैनिक प्रकट हुए और उनके साथ प्रकट हुई दीप्ति एक शस्त्रधारी सैनिक की पोशाक में, सिर पर पगड़ी और कमर में तलवार। दीप्ति का ये रूप देख वीरसेन और जयदेव दोनों चौंक गए। प्रणाम महाराज, दीप्ति ने उनकी ओर देखकर कहा। दीप्ति, ये सब क्या है, और तुम लोग तो बंजारे हो ना, फिर ये सैनिक और चहल पहल ये सब, वीरसेन ने पूछा। तो उन्होंने कहा, महाराज, ये सब आपके लिए है। अभी आपको सब कुछ समझाती हूँ। सैनिकों, इन दोनों को बंदी बना लो। दीप्ति के आदेश देते ही 2 सैनिक ने शीघ्रता उन दोनों के हाथ और पैर बांधकर एक खंभे से बांध दिया। सैनिकों, ये दोनों तुम चारों की निगरानी में रहेंगे। अगर इन्होंने किसी भी तरह छूटने का प्रयास किया या कोई भी चतुराई दिखाने की कोशिश की तो इनका यहीं पर वध कर देना। तलवार म्यान में रखते हुए दीप्ति ने सैनिकों को आदेश दिया। चलो बाबा, मेरे साथ आओ, कहकर दीप्ति उस गुप्ता से बाहर की ओर प्रस्थान कर गई। ये 2 सैनिक वीरसेन और जयदेव के समीप खड़े रहे और 2 सैनिक कुछ दूरी पर सशस्त्र तैनात थे। वीरसेन की आंखों में क्रोधवश आग बरसने लगी थी। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो मुझसे, वीरसेन ने तमतमात कर कहा। सैनिकों ने उत्तर नहीं दिया, अपितु खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे और चहलकदमी करते रहे। उन्होंने कहा, यो समझ लो तुम अपनी मौत को निमंत्रण दे रहे हो। अभी कुछ ही समय पश्चात मेरे सैनिक आकर तुम्हारी बस्ती का सर्वनाश कर डालेंगे। तुमने एक राजा को बंदी बनाया, वीरसेन ने कहा। इस पर सैनिकों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। तो वीरसेन हाथ पर बंधी रस्सी को बलपूर्वक खींचने लगा। इसे देखकर एक सैनिक ने झट अपनी म्यान से तलवार निकाली और वीरसेन के कंठ पर रखते हुए कहा, हम आपकी बातों का उत्तर देने को बाध्य नहीं है और ना ही हमें उत्तर देने को कहा गया है, परंतु आदेश अवश्य दिया गया है कि यदि आप छूटने का प्रयत्न करें तो आपकी हत्या कर दी जाए। इस पर वीरसेन खामोश हो गया। दूसरी तरफ जयदेव गहन विचार में खोया खामोश था। कितना सचेत किया था, मगर वीरसेन ने कुछ भी गौर नहीं किया। वो अपनी वासना के नशे में इतना अंधा हो चुका था कि उसने किसी भी अप्रत्याशित घटना को संज्ञान में नहीं लिया। फिर उसने वीरसेन की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब भी क्रोध स्पष्ट दिख रहा था। जयदेव, इन्हें ठीक से समझा दो, ये नहीं जानते इनका परिणाम कितना भयंकर होने वाला है। वीरसेन ने कहा, महाराज, वो सब तो तभी संभव है जब हम लोग यहाँ से मुक्त हो जाएं। जयदेव ने उत्तर दिया। तो वीरसेन ने कहा, क्या कह रहे हो जयदेव,
क्या हमारे समस्तपुर न पहुँचने पर हमारी सेना यहाँ आकर हमें मुक्त नहीं कराएगी? वीरसेन ने ये कहा तो जयदेव ने जवाब दिया, तो वो तो तब महाराज जब उन्हें पता होगा कि हम यहाँ हैं। परंतु जयदेव, जहाँ हमने घोड़ों को बांधा था वो वहाँ तो सैनिकों को ज्ञात है। वीरसेन ने कहा, भले ही ज्ञात है महाराज, परंतु यहाँ के बंजारों को भी ज्ञात है कि हमने घोड़ों को कहाँ बांधा है। आप क्या समझते हैं, जिस बंजारन ने आपको बिना सैनिक के आने को कहा उसका क्या अर्थ था? वो क्या 2 घोड़ों को वहाँ पर यहाँ के संपर्क सूत्र के लिए उन्हें वहीं बंधे रहने देगी? जयदेव ने कहा तो वीरसेन जयदेव के उत्तर सुनकर सकते में आ गया। इस स्थिति पर तो विचार किया ही नहीं। वीरसेन ने मन में यही सोचा, महाराज, पगडंडी पर चढ़ने से पूर्व मैंने आपको सावधान किया था। एक बार पुनः विचार कर लीजिए। तब आपने अपनी तलवार के मद में आकर बात को टाल दिया था। जयदेव ने कहा तो उन्होंने गंभीरता से सोचा। बात को सुनकर वीरसेन खामोश रहा और वो कुछ नहीं कहा। ठीक तो ही तो कहता है जयदेव, मैंने उसकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। दूसरी तरफ जयदेव अजीब मंथन में उलझा। समस्याएं 2 थीं। एक तो ये कि ये लोग बंजारे नहीं हैं तो हैं कौन, और हमें बंदी बनाने का इनका क्या तात्पर्य है। दूसरे, यहाँ से मुक्ति कैसे संभव है? यहाँ पर शक्ति का प्रयोग असंभव है। कोई युक्ति का कागार सिद्ध हो सकता है, परंतु युक्ति भी तभी संभव है जब इन लोगों के विषय में थोड़ी जानकारी मिले। समय बीतता जा रहा था। जयदेव ने यहाँ आने के पश्चात समय का आकलन किया तो अनुमानित संध्या का प्रहर हो चला था, परंतु कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी। कुछ समय के बाद एक सैनिक ने आकर दोनों के हाथ में बंधी रस्सी को खोला, थोड़ा ढीला कर दिया। इतना कि वो जमीन पर बैठ सके और हाथ हिला सके। अब दोनों बैठ गए। दोनों ने खुद को थोड़ा आश्वस्त महसूस किया। तब एक सैनिक उनके पास आया और कुछ भोजन उनके समक्ष रख दिया। वीरसेन ने बिना कुछ विचार किए भोजन की क्षुधा को शांत किया, परंतु जयदेव ने उस रस्सी खोलने से लेकर भोजन तक देने तक की प्रक्रिया को ध्यान से जांचा और परखा। रस्सियों को ढीला करने का अर्थ ये है कि ये लोग हमें भली प्रकार से जानते हैं और हमारा अहित तो नहीं चाहते, कम से कम हमारी हत्या तो नहीं करना चाहते। दूसरा, उसने भोजन सामग्री को देखा तो वो चौंक गया। इस तरह के भोजन की व्यवस्था इन लोगों के पास कहाँ से हुई? ये लगभग नगर में रहने वाले लोग ही कर सकते हैं। कितना भी प्रयास किया जाए तो भी ऐसा भोजन इस बस्ती में नहीं बनाया जा सकता। और नगर या राज्य आसपास में समस्तपुर या फिर रुद्रपुर हो सकते हैं। समस्तपुर से लाया गया भोजन तो ये हो नहीं सकता। तो फिर रुद्रपुर जयदेव के हाथ से कुछ सूत्र लगे। वो निकट आ चुका था। कुछ चीज़ों को सोचकर उसने एक नज़र वीरसेन पर डाली। अधिक समय तक खड़े रहने के कारण वो थक चुका था, इसलिए भोजन करने के उपरांत उसे शीघ्र निद्रा आ गई। जयदेव ने एक बार वीरसेन की ओर देखा और वो भी दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गया। संध्या बीत जाने पर भी जब वीरसेन और सेनापति जयदेव समस्तपुर नहीं पहुंचे तो महामंत्री ने सभी सभासदों की आपात बैठक बुलाई और महाराज और जयदेव के समस्त पर न पहुंचने की सूचना दी। महामंत्री केशव नंद ने उन 4 सैनिकों को बुलाया जो राजा के अंगरक्षक के रूप में उनके साथ रहते थे। केशव नंद ने उससे पूछा कि महाराज कहाँ हैं। तब उनमें से एक ने कहा, मंत्री जी, दिन प्रातः जब हम उनके साथ जाने के लिए तैयार हुए तो महाराज ने सेनापति को आदेश दिया कि केवल तुम ही मेरे साथ चलो, कोई अन्य नहीं। इस पर सेनापति ने हमें साथ चलने से रोक दिया। महामंत्री केशव नंद ने कुछ विचार किया, फिर कहा, ठीक है, महाराज ने मुझे रुद्रपुर जाने के लिए कहा था, फिर अपने साथ अंगरक्षक क्यों नहीं ले गए। कुछ देर चहलकदमी कर कुछ मंथन करने लगा। फिर कुछ समय बाद उन्होंने कहा, यह संभव है कि महाराज रात्रि को वहीं विश्राम करने की सोच रहे हों, अन्यथा इतना विलंब नहीं होता। यदि प्रातःकाल तक महाराज न लौटे तो उसके पश्चात आप चारों रुद्रपुर के लिए प्रस्थान करना। और हाँ,
उस पहाड़ी पर उन घोड़ों को अवश्य देखना जिसके विषय में सेनापति जी ने मुझे बताया था। इतना कहकर केशव नंद महल की ओर चले गए। प्रातःकाल उन चारों अंगरक्षकों के ने मुख्य द्वारपाल से कहा, महाराज वीरसेन के लौटने के विषय में पूछा तो द्वारपाल ने उन्हें बताया कि महाराज और सेनापति जयदेव अभी नहीं लौटे। इस पर वो चारों शीघ्र ही रुद्रपुर की ओर चल पड़े। महामंत्री केशव नंद को भी सूचना मिल गई कि महाराज रात्रि में नहीं लौटे, तो उनकी चिंता बढ़ गई। सेनापति जयदेव के साथ होने पर असुरक्षा की बात तो शायद ना हो, परंतु अब तक ऐसा समय कभी नहीं आया कि महाराज बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहें और महामंत्री केशव नंद को इस बात की संज्ञान ना हो। संभव है रुद्रपुर में ही विश्राम कर लिया हो और सैनिकों के अभाव में सूचना न दे पाए हो। परंतु चिंता करने वाली बात यह है कि वह अंगरक्षकों को अपने साथ क्यों नहीं ले गए। महामंत्री केशव नंद भी चिंतित हो गए। फिर उन्होंने सोचा, सैनिक तीसरे प्रहर से पूर्व वापस आएंगे, तब तक कुछ अनुमान नहीं लगा सकते। उन्होंने सोचा, 4 अंगरक्षक सैनिक द्रुत गति से आरूढ़ हो रुद्रपुर की ओर प्रस्थान कर गए। तभी अचानक चारों उस पहाड़ी के रास्ते पर आकर रुक गए। एक सैनिक ने कहा, महाराज पिछली बार यहीं रुककर ऊपर पहाड़ी पर गए थे। मेरा मानना है कि एक बार ऊपर जाकर पूछताछ करनी चाहिए। एक सैनिक ने कहा, कोई औचित्य नहीं। ये तो सोचो, अगर महाराज और सेनापति जयदेव यहाँ होते तो उनके घोड़े यहाँ बंधे होते, जैसे पिछली बार बांध कर गए थे, क्योंकि तो घोड़ों समेत इस पगडंडी पर चलना असंभव है। दूसरा सैनिक बोला, ठीक कहते हैं, अब हमें सीधे रुद्रपुर जाकर ही पता करना होगा। एक बोला और चारों वहाँ रुद्रपुर की ओर चल पड़े। रुद्रपुर की सीमा के निकट आते ही उन्हें वहाँ कुछ अजीब सी हलचल देखने को मिली। पूरी सैनिक व्यवस्था का स्वरूप बदला हुआ था। साथ ही वहाँ पर भीतर की तरफ बड़े पैमाने पर सैनिक अभ्यास चल रहा था, मानो पूरे राज्य की सेना आ गई हो। महाराज वीरसेन जिन सिपाहियों को नगर में सुरक्षा के लिए तैनात करके गए थे, ये तो वो चेहरे नहीं थे। फिर ये हैं कौन? महाराज वीरसेन ने सेनापति जयदेव से पूछा, जयदेव कहाँ है? कुछ दूरी पर वीरसेन और जयदेव के घोड़ों को सैनिकों ने पहचान लिया। अंगरक्षक सैनिक कुछ समझते इससे पूर्व उन्हें 4 सशस्त्र सैनिकों ने घेर लिया और तलवार निकाल कर कहा, ठहरो, तुम कौन है और यहाँ आने का क्या अभिप्राय है? हम राजा वीरसेन के अंगरक्षक सैनिक हैं। महाराज कहाँ हैं? उन्होंने पूछा। तो कौन? राजा वीरसेन? यहाँ कोई राजा वीरसेन नहीं आया। आप लोग वापस लौट जाइए, इस बात में आपका शुभ है, अन्यथा आपको बंदी बना लिया जाएगा। उन्होंने कहा, मूर्ख कैसी बात कर रहे हैं? क्या ये राज्य महाराज वीरसेन के समस्तपुर के अधीन नहीं है? क्या यहाँ की सारी प्रशासनिक गतिविधियाँ समस्तपुर के नियंत्रण में नहीं है? इस पर उनमें से एक सिपाही ने कहा, देखिए, आप प्रथम अपनी जीवा पर नियंत्रण रखें। ये राज्य अधीन अवश्य है, परंतु अब नहीं। रात्रि के प्रहर में सारे सैनिकों को बंदी गृह में मुक्त किया जा चुका है। उनकी जगह समस्तपुर के कार्यवाहक सिपाहियों को बंदी बना दिया गया है, जो कि सारा कार्यभार संभाल रहे थे। अब सभी जगह रुद्रपुर के सिपाही और सैनिक ही तुम्हें दिखाई देंगे। तब एक अंगरक्षक सैनिक ने कहा, आश्चर्य, किंतु बीते दिन प्रातः हमारे महाराज और सेनापति यहाँ आए थे, वो कहाँ हैं? इस विषय पर हमें कुछ ज्ञात नहीं, एक सिपाही ने उत्तर दिया। तो उन्होंने सोचा, ऐसा कैसे संभव है? वो महामंत्री से यहाँ आने के लिए कहे गए थे, एक सैनिक ने कहा, और बाहर उनके दोनों घोड़े घास खा रहे थे। इससे स्पष्ट होता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। महाराज को और सेनापति को तुम लोगों ने बंदी बना लिया है। एक सैनिक ने अंगरक्षक से कहा, मैंने कहा ना, तुम लोगों को इस विषय में हमें कुछ भी नहीं बता सकते, अब तुम लोग जाओ। सिपाही ने कड़क कर कहा। इस पर चारों अंगरक्षकों ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल दी और कहा, महाराज, हम महाराज वीरसेन और सेनापति जयदेव को लेकर जाएंगे। इस पर चारों सिपाही ने ये देखकर आसपास के कुछ सिपाही उनके ओर तरफ दौड़े। पल भर में वहां युद्ध की जैसी स्थिति हो गई। प्रथम द्वार पर ही लगभग 8-10 सिपाही और सैनिक आ चुके थे। अंगरक्षक सैनिक भी अपनी बात पर अड़े थे।
लगभग 10 सहस्त्र सेना उनके सम्मुख उनके आदेश का पालन करने को तत्पर थी। उसने देखा कि हर सेना सशस्त्र पूर्ण रूप से युद्ध के वेशभूषा में सुसज्जित है। रुद्रपुर के सैनिकों, आज तुम्हारे असली इम्तिहान का वक्त आ गया है। कुछ समय पूर्व आप लोगों पर अत्याचार हुआ था, धोखे से तुम्हें घायल किया गया और बंदी बनाया गया था। राजकुमारी ज्योतिमाला ने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, परंतु अब वो समय आ गया है। आज आपके हाथ में शक्ति है और शक्ति का उपयोग करने की हिम्मत भी है। निश्चित ही आज रात्रि में शत्रु अपने दल के साथ आएगा। उसे धूल चटानी है। हमें अपने राज्य और अपने लोगों पर हुए अत्याचारों का प्रतिशोध लेना है। चुंगल से तो हम मुक्त हो गए, परंतु जो लोग इस राज्य को अपना नाजायज हक समझते हैं वो चुप नहीं बैठेंगे। रात्रि में आक्रमण अवश्य करेंगे। उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी देना है। दूसरी ओर जवान युवतियों की सेना भी सशस्त्र खड़ी थी, पूर्ण रूप से युद्ध की पोशाक में। फिर ज्योतिमाला ने उन सैनिक युवतियों को संबोधित कर कहा, आप सभी की भी आज परीक्षा है। मैं जानती हूँ आप पुरुषों से किसी भी तरह से कम नहीं हो। तुम्हें याद है दुश्मन ने किस तरह से बिना किसी ठोस कारण के हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया और हमारे राजा विक्रम शाह और रानी विद्या शाह को निर्मम हत्या की और राजमहल को अग्निशास्त्र कर दिया था ताकि कोई जिंदा न बचे। आग लगने से बहुत सारे सैनिक और सभासद हताहत हुए, परंतु कुछ सैनिक और कुछ नागरिक राजमहल में गुप्त सुरंग से बाहर निकल गए थे। उनमें मैं भी हूँ, विक्रम शाह की पुत्री ज्योतिमाला। बहनों, आज हमें उस जघन अपराध का प्रतिशोध लेना है। फिर दोनों सेनाओं को संबोधित कर तलवार हवा में लहराते हुए, मेरे देशवासियों, जिंदगी का तो तराना सीख लो, मौत से आंखें मिलाना सीख लो। और इसके साथ ही राजकुमारी ज्योतिमाला की जय हो, उसके भयंकर नाद से सारा प्रांगण गूंज उठा। तभी नियुक्त हुए नए सेनापति भानु प्रताप ने ज्योतिमाला के समक्ष आकर कुछ कहा। राजकुमारी जी, नगर के द्वार पर कुछ सैनिकों ने 4 समस्तपुर के सैनिकों को बंदी बना रखा है और वो कहते हैं वो राजा वीरसेन और जयदेव को बिना लिए नहीं जाएंगे। वो उनके अंगरक्षक हैं। ज्योतिमाला के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। मुझे इसी का तो इंतजार था। और वो तलवार को म्यान में रखती हुई मुख्य नगर के द्वार की ओर चल पड़ी। सामने ज्योतिमाला को जीवित देखकर चारों अंगरक्षक सैनिक दुविधा में आ गए। ये कैसे संभव है? सारा राजमहल तो उस दिन जलकर भस्म हो गया था, फिर ये सब लोग कैसे जीवित बच गए? ज्योतिमाला ने देखा कि सैनिकों ने चारों अंगरक्षकों को बंदी बना दिया है। उन्होंने कहा, आप लोग जाकर अपने महामंत्री से कह दीजिए, हमें महाराज और जयदेव के घोड़े मिल गए, परंतु महाराज नहीं मिले। वो आपको कभी नहीं मिलेंगे। अब तुम लोग जा सकते हो। मैं भी तुम्हारी हत्या करवा सकती हूँ, पर मुझ में और तुम्हारे राजा में बहुत अंतर है। मैं निर्दोषों की हत्या नहीं करती। सैनिकों, उनको मुख्य द्वार के बाहर ले जाकर बंधन मुक्त कर दो। ज्योतिमाला ने आदेश दिया और चारों अंगरक्षक सेना बंद से मुक्त होकर समस्तपुर की ओर रवाना हो गए। ज्योतिमाला को पक्का अनुमान था कि रात्रि के प्रहर में समस्तपुर की सेना आक्रमण अवश्य करेगी, इसलिए उसने व्यूह रचना की शुरुआत कर दी। सर्वप्रथम उसने मुख्य नगर द्वार से कुछ दूरी पर गोलाई में एक परखी खुदवाई। परखी इतनी चौड़ी थी कि उसमें चौड़ाई में 4 व्यक्ति समा सकें और लंबाई नगर द्वार के एक छोर से दूसरे छोर तक थी। सारे नए सैनिक कुदाल और फाड़वे लेकर जमीन पर टूट पड़े और कुछ ही देर में काम समाप्त कर फिर उस परखी के ऊपर हल्की लकड़ी की परखचियाँ बिछवा दी जो सैनिक के वजन का सह न सके, और ऊपर से सूखी घास और मिट्टी डलवा दी ताकि वो कच्चा रास्ता लगे। और उसने धनुर्धर युवतियों को परकोट पर स्थानांतरित कर दिया और 5 सहस्त्र सैनिक मुख्य द्वार पर तैनात कर दिया और 5 सहस्त्र सेना को तुरंत राजमहल के अंदर से गुप्त सुरंग से पहाड़ी के रास्ते पहुंचा दिया। वो जानती थी कि वहां से 10 सहस्त्र सैनिकों से अधिक नहीं आएंगे। अपनी योजना को अंतिम कार्य रूप देकर वो मुख्य सेनापति भानु प्रताप को समझा बुझाकर सतर्क रहने को कहकर ज्योतिमाला सुरंग के रास्ते पहाड़ी पर पहुंची। धाई वहाँ जमुना और शंभू काका उसके इंतजार में बैठे थे। शिविर में ज्योतिमाला के पहुंचते ही दोनों खड़े होकर बोले, आ गई राजकुमारी? हाँ, आ गई धाई माँ, परंतु मैं आपके लिए राजकुमारी ज्योतिमाला नहीं, आपकी दीप्ति हूँ।
आप ही न होती तो मैं आज जिंदा नहीं होती। मुझे याद है वो भयावह दृश्य जब राजमहल में मार काट मची हुई थी। मेरे माता पिता की निर्मम हत्या कर दी गई थी और सब राज दरबारियों को मौत के घाट उतार दिया गया था और महल में शत्रु ने आग लगा दी जिससे कोई न बच सके। अगर वो गुप्त सुरंग न होती ना तो मैं ना होती, तुम और ना ये 2 सहस्त्र सैनिक बचते जो तीव्रता से सुरंग से निकलकर इस पहाड़ी पर आ गए। इतना कहकर ज्योतिमाला भाविक हो जमुना से लिपट गई। नहीं राजकुमारी, माना कि हमने बचपन से तुम्हारी देखभाल की, परंतु तुम हो तो राजकुमारी, हमारे महाराज की संतान, रुद्रपुर का भविष्य। धाई माँ जमुना बोली, और इस विषय को बचाना तो हमारा कर्तव्य है बेटी। अब इस राज्य की बागडोर तुम्हारे हाथ में है बेटी, इसे तुम्हें ही संभालना है। शंभू काका ने कहा। उसके बाद वो उस गुफा की ओर बढ़े जिसमें वीरसेन और जयदेव को रखा गया था। ज्योतिमाला को देखते ही वीरसेन बोल पड़ा, दीप्ति, तुम लोग जो भी हो अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम लोग बहुत संकट में आ जाओगे। इस पर ज्योतिमाला ने कहा, महाराज, अब भी आपकी आंखें नहीं खुलेंगी कैसी? वासना की पट्टी जो बंधी है आपकी आंखों पर। मैं दीप्ति नहीं हूँ, ज्योतिमाला हूँ, रुद्रपुर की राजकुमारी, राजा विक्रम शाह की बेटी, जिनकी तुमने निर्मम हत्या करवा दी थी बिना किसी वजह। बड़ी ज्योतिमाला ने कहा, उसने कहा, तुम कैसे बच गई? सारा महल तो आग के लपटों में जल गया था। हाँ, यही बता रही हूँ मैं। महल के अंदरूनी भाग में एक गुप्त सुरंग है जो यहाँ ऊंची पहाड़ी में आकर मिलती है। कुछ निर्दोष दरबारी जरूर अग्नि के भेंट चढ़ गए होंगे, परंतु कुछ दरबारी और 2 सहस्त्र सैनिक सुरक्षित उस गुप्त सुरंग से निकलने में कामयाब हो गए थे। इस पहाड़ी पर आकर हमने अपने राज्य की शक्ति को गुप्त रूप से पुनर्जीवित किया और एक दिन एक रात अंधेरे में तुम्हारे प्रशासनिक अधिकारियों को बंदी बना दिया। अब अपने सैनिकों को बंदी गृह से मुक्त करा दिया और अपनी सैन्य शक्ति को और अधिक शक्तिशाली कर दिया। ज्योतिमाला ने ये कहा, तुमने अपना राज्य वापस ले लिया, परंतु समस्तपुर की सेना जब वहां आकर सबक सिखाएगी इसका तुम्हें अनुमान भी नहीं है। वीरसेन ने कहा, ऐसा तो ज्योतिमाली ने उत्तर दिया, बिना राजा के और बिना सेनापति के वो कुछ नहीं कर पाएगी। ये तो आज रात्रि में ही पता लग जाएगा कि सबका पूरा इंतजाम कर दिया है मैंने। तुम्हारी सेना का जो होगा सो होगा, परंतु तुम्हारा क्या होगा इसका तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते। तुम्हें अपने दुष्कर्मों का परिणाम भोगना ही होगा। तुम्हारे विषय में मैंने पूर्ण सूचना एकत्रित की है। उन्हीं कर्मों के आधार पर तुम्हें दंडित किया जाएगा। ज्योतिमाला ने कहा। फिर जयदेव की ओर देखकर, जो सेनापति जी, आपका कोई अपराधी नहीं, आप आदरणीय हैं, आपको दंडित नहीं किया जाएगा, परंतु आपको कुछ समय तक बंदी बनाकर अवश्य रखा जाएगा। सेनापति जयदेव ज्योतिमाला के प्रति भावुक हो गए। जब उन्होंने सारी बात सुनी तो वो आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्होंने अपनी पुत्री के समान ज्योतिमाला के मानवता और कर्तव्यपरायणता जैसे विचार सुने। धन्य है विक्रम शाह जिनकी ऐसी देशभक्त पुत्री है। जयदेव को वीरसेन के प्रति घृणा होने लगी। उसे एक एक बात और घटना याद आने लगी। जब वीरसेन ने अपने राजा होने का वैभव और प्रभुता का भरपूर दुरुपयोग किया और उसके रहते वीरसेन ने अनुचित फैसले लिए और दुष्कर्मों का पर्याय बना। इतना कहकर ज्योतिमाला वहां से बाहर की ओर निकल गई। धाई माँ जमुना और शंभू काका भी उसके साथ बाहर आए। अच्छा है, इस राजा को की ऐसी दशा के लिए खुद उत्तरदायी है, जयदेव सोच रहे थे, लेकिन उन्हें याद आया कि उस अबला नारी का श्राप समस्तपुर की सीमा पर आखिरी गांव जब उसने दुष्कर्म कर मानवता को शर्मसार कर दिया। आज भी ये सब जयदेव के कानों में गूंज रहे थे जैसे कल की बात हो। रुको राजन, तुमने एक पतिव्रता स्त्री की मर्यादा और प्रतिष्ठा को कलंकित किया है। वो पतिव्रता स्त्री ने जीवन का मर्यादा और प्रतिष्ठा के बिना कोई अर्थ नहीं। तेरे राज्य और तेरा सर्वनाश अतिशीघ्र होगा। तेरी ये मगांध काम वासना ही तेरे खुद का सर्वनाश का कारण होगी। और एक क्षण में कटार से उस युवती ने अपने उदर में उतार लिया। सच ही कहा है किसी ने। मनुष्य कर्मों की इस
फल इसी जन्म में भुगतना है, स्वर्ग नर्क सब यहीं। अब सारी स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी, इसलिए जयदेव आश्वस्त हो गया। चारों अंगरक्षकों की बात सुनकर केशवनंद अत्यंत गंभीर हो गए। उनके घोड़े मिल गए, परंतु राजा वीरसेन और जयदेव को कोई सूत्र नहीं मिला। असंभव, अवश्य ही उस राजकुमारी ने उन्हें बंदी बना लिया होगा या फिर हत्या कर दी होगी। महाराज ने तो उनके माता पिता की हत्या करवा दी थी। कुछ समय विचार करने के पश्चात महामंत्री केशव ने आपातकाल सभा कर सबको यथा स्थिति की सूचना दी और शीघ्र ही एक अन्य मुख्य कार्यवाही सेनापति चित्रसेन को नियुक्त किया और 10 सहस्त्र सेना लेकर रुद्रपुर पर शीघ्र आक्रमण करने का निर्देश दिया। रुद्रपुर पर आकर सर्वप्रथम ज्योतिमाला ने अपनी बाई बनाई चक्रव्यूह रचना की निरीक्षण किया। उसने परकोटे पर जाकर सैनिक युवतियों को संबोधित किया। मेरे राज्य की सैनिकों, इस युद्ध में आपका बहुत अधिक दायित्व है। एक भी तीर का वार व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। युद्ध का आरंभ आपसे ही होगा। मुझे आप पर दृढ़ विश्वास है, आप हमारी जीत का पर्याय बनेंगी। एक बार फिर ज्योतिमाला की जय जयकार होने लगी। नाद से परकोट गूंज रहा। संध्या बीत चुकी थी। रात्रि का प्रहर आरंभ हो चुका था। रुद्रपुर राज्य में एक तरह का सन्नाटा छाया था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सब कुछ सामान्य हो, परंतु ये सन्नाटा, ये खामोशी एक जबरदस्त तूफान के आने से पहले की थी। किसी को किंचित मात्र भी अनुमान नहीं था कि यहाँ कुछ समय पश्चात क्या होने वाला है। रात्रि का तीसरा प्रहर ज्यों ही आरंभ हुआ, समस्तपुर के नए कार्यवाहक सेनापति चित्रसेन ने आकर आकाश की ओर देखा और चंद्रमा को देखते हुए समय का अनुमान लगाया और 10 सहस्त्र सैनिकों को कूच करने की आज्ञा दे दिया। क्षण भर में ही उस शांत पड़े वातावरण में भयंकर हलचल दिखाई दी। जिस रास्ते सैनिक जा रहे थे उस रास्ते पर दूर से सिवाय धूल के और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। रुद्रपुर में ज्योतिमाला मुख्य द्वार पर सैनिकों को आवश्यक निर्देश देती नजर आई। फिर ऊपर परकोट पर धनुर्धर युवतियों को निर्देश देती रही। उनका कहना था कि जब हमारी सेना मुख्य द्वार से बाहर निकले तब अपने तीरों की दिशा कुछ ऊपर की ओर रखें ताकि हमारे सैनिक उन तीरों से घायल ना हो, और जब दोनों सेनाएं आपस में सम्मुख युद्ध करें तो अपनी कटार लेकर नीचे की ओर सैनिकों के साथ मिलकर युद्ध करें। इतना कुछ समझाने के पश्चात वो उस पल की प्रतीक्षा करने लगी जब समस्तपुर की सेना वहां पहुंचेगी। उस पहाड़ के ऊपर से कई आंखें उस रास्ते पर नजरें गड़ाई थी जो रुद्रपुर की ओर जाता था। तभी सेना के यूथपति वीरभद्र और अन्य 4 पृथ्वीसेन, सुमन देव, कृपाशंकर और दीप्त सिंह ने देखा समस्तपुर की ओर से एक धूल का सैलाब उस ओर आ रहा है। सभी सतर्क हो गए। वो समझ गए कि ये समस्तपुर की सेना है जो रुद्रपुर की ओर जा रही है। उन्होंने अपने सैनिकों को सतर्क कर दिया और कहा, कुछ समय पश्चात हमें उस सैनिक के पीछे जाना है। सारे सैनिक सावधान हो जाइए। राजकुमारी ज्योतिमाला की आंखें उसी रास्ते पर टिकी थी। तभी अचानक उसे तीसरे प्रहर में उस ओर धुएं का सैलाब उड़ता दिखा, जिसके चेहरे पर एक कटु मुस्कान छा गई। उसने सब धनुर्धर युवतियों को सावधान कर दिया। जैसे जैसे धुएं का सैलाब निकट आ रहा था वैसे वैसे ज्योतिमाला के चेहरे पर क्रोध बढ़ता जा रहा था। अब धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था कि वो धूल का सैलाब नहीं, सैनिकों का समूह है। भानु प्रताप ने देखा कि कुछ दूरी पर समस्तपुर की सेना धूल उड़ाती हुई इसी ओर आ रही है। फिर उन्होंने कहा, सावधान सैनिकों, दुश्मन निकट आ रहा है। सेनापति भानु प्रताप ने कहा और इसके साथ ही अपने कोष से भयंकर खड्ग निकाला, मुख्य द्वार खोल दिया और सैनिक बाहर निकलकर परिसर की दीवार के साथ खड़े हो आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। ज्योतिमाला परकोटे पर धनुर्धर सैनिकों के साथ थी। तीव्र गति से रुद्रपुर की ओर बढ़ता चित्रसेन अत्यंत आक्रामक प्रतीत हो रहा था। वो शीघ्र ही रुद्रपुर के मुख्य द्वार पर पहुंचने को उत्सुक था। आज वो अपना पराक्रम दिखाकर समस्तपुर के सैनिकों में अपनी विशेष छवि बनाना चाहता था।
10 सहस्त्र सैनिकों को साथ ले वो पुनः रुद्रपुर को कुचलना चाहता था और रुद्रपुर को समस्तपुर के अधीन कर वीरसेन का वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। तभी ज्यों ही सेना तीव्रता से परिसर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ रही थी, अचानक चित्रसेन की सेना के अग्रभाग पर दौड़ने वाले घोड़े धड़ाधड़ धूल चाटने लगे। सैनिक भी एक के ऊपर एक गिरने लगे। चित्रसेन ने देखा वहां काफी गहरी और चौड़ी परिखा थी जिसे खास फूस से ढका गया था। लगभग 5 शतक सैनिक परिखा में अपने घोड़े सहित गिर गए। अन्य सैनिक उन्हें ऊपर खींचने का कार्य कर ही रहे थे कि तभी परकोटे से भयंकर नुकीले तीव्र तीरों की वृष्टि होने लगी। ये देख सैनिक घबरा कर तितर बितर हो गए। 3 साए साए कर सैनिकों के प्राण लेने लगे। किसी को संभालने का अवसर ही नहीं मिला और क्षण में ही पूरी परिखा समस्तपुर के सैनिकों के शवों से पट गई। अचानक वातावरण में सैनिकों का अंतर्नाद गूंजने लगा। खचाखच परकोटे के छोड़े गए तीर सैनिकों पर घातक प्रहार कर रहे थे। जरा भी कोई सैनिक किसी तरह परिखा से मुख्य द्वार की ओर आते वो तो वहीं ढेर हो जाते। चित्रसेन इस अचानक हुए चक्रव्यूह रचना के आक्रमण से घबरा गया। उसे कतई अनुमान नहीं था कि उसकी शक्तिशाली सेना ऐसी गति होगी, परंतु वो 10 सहस्त्र सेना का सेनापति था, सरलता से पीछे नहीं हट सकता था। उसने अपने सैनिकों को शवों से भरी परिखा के ऊपर ही आगे बढ़ने का आदेश दिया। नुकीले तीरों के आघात सहती हुई सेना कुछ सैनिक आगे बढ़ गए, परंतु 5 सहस्त्र सेना उनकी प्रतीक्षा में खड़ी थी। निकट जाते ही उनके मुख्य द्वार पर खड़ी सेना टूट पड़ी। अप्रत्याशित आक्रमण से समस्तपुर की सेना की भारी क्षति होने लगी। सेनापति चित्रसेन विचलित होने लगा। परकोटे से घातक तीरों की वर्षा निरंतर हो रही थी। पहाड़ी के ऊपर से वीरभद्र और अन्य 4 युद्धपतियों ने तुरंत 5 सहस्त्र सेना को नीचे उतरकर रुद्रपुर की ओर कूच करने का आदेश दिया। समय नष्ट न करते हुए सेना रुद्रपुर की ओर धूल उड़ाती चल पड़ी। चित्रसेन ने देखा लंबी चौड़ी परिखा के इर्द गिर्द उनके सैनिकों के शव बिखरे पड़े हैं। परकोटे से आते हुए तीरों का लक्ष्य अब कुछ पीछे की ओर हो गया, अर्थात तीरों का वेग कुछ ऊंचाई के लिए हुआ था। इतनी कुशलतापूर्ण व्यूह रचना देख चित्रसेन हस्तब्ध रह गया। जब वो सेनापति के छोटे पद पर नियुक्त था, तब अपने अब तक के लड़े हुए युद्ध में उसने इस तरह की योजनाबद्ध रणनीति कभी नहीं देखी थी। उसके सैनिक सम्मुख युद्ध के आदी थे। सैनिकों की अधिकतम संख्या और आधुनिक शास्त्र ही उनकी सेना को विजयी होने का कारण होते थे। उनके सैनिक सिर्फ निरीह, निर्बल, असहाय लोगों पर क्रूरता अत्याचार ही करना जानते थे। वीरसेन की सेना की भी मानसिकता वीरसेन की भांति ही बन चुकी थी। वो सिर्फ लूट मार करने में दक्ष थे। पराक्रमी वीर और देशभक्त योद्धाओं की समस्तपुर की सेना से भारी कमी थी। वो अच्छे वेतन और विलासपूर्ण जीवन के अभ्यस्त हो चुके थे। युद्धाभ्यास से वो अक्सर कतराते थे। दूसरी सेना जिनके कण कण में देशभक्ति हो, जो पराक्रमी हो, जो देश के लिए युद्ध करती हो, समस्तपुर की सेना उनके सम्मुख कैसे टिक सकती थी। उसने देखा कि उसके सैनिक एक एक के बाद एक या तो घायल हो रहे थे या तो मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। नुकीले तीरों के आघात से सैनिक क्षण भर में ही दम तोड़ रहे थे। वीरसेन असमंजस में था। रुद्रपुर के सैनिक इतने उग्र और इतने आक्रामक होंगे वो इतना सोचा भी नहीं था। एक सैनिक तो इतना उद्दंड निकला कि उसने चित्रसेन के 10 सैनिकों के सुरक्षा घेरों को भी तोड़कर अपनी तलवार से चित्रसेन के दाहिने पैर को घायल कर दिया। भले ही वो सेना अपनी जान गंवा बैठा, लेकिन चित्रसेन सोचने लगा काश उसके सैनिक भी ऐसे दुस्साहस कर सकते। तभी चित्रसेन ने देखा कि उसकी सेना के पक्ष भाग में कुछ तेज हलचल होने लगी। वीरभद्र, पृथ्वीसेन और अन्य 3 युद्धपतियों की सेना कुछ समय पश्चात समस्तपुर की सेना के पीछे खड़ी थी। उन्होंने सेना के पीछे भाग से ही आक्रमण कर डाला। आज वो अपने निर्दोष सैनिकों का प्रतिशोध लेना चाहते थे।
इस सेना ने उसके कितने निहत्थे सैनिकों की बर्बरता और अकारण हत्या की थी। उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला था। ये कैसा कोलाहल था! क्या उनके सैनिक आपस में ही युद्ध कर रहे हैं? इस तरह की चीख पुकार तो दोनों सैनिकों के बीच युद्ध में होती ही है। एक सैनिक ने आकर उसे बताया कि किसी सेना ने उसकी सेना से के पिछले भाग पर आक्रमण कर दिया। क्या ये कैसे संभव है? ये कैसी सेना है और उस ओर से आक्रमण का क्या अर्थ था? पैर में लगे घाव से और इस अचानक युद्ध के बदलते स्वरूप से उसका मस्तिष्क झन्ना गया। वो कुछ समझ पाता और युद्धपतियों कुछ आदेश करता। उसके पूर्व एक भयंकर नुकीले तीर आकर उसके वक्ष में धंस गया। तीर अत्यंत वेग से चलाया गया था, इसलिए वो बहुत अंदर तक धंस चला गया था। चित्रसेन ऊर्जा विहीन हो वक्त रक्त वमन करता जमीन पर गिर पड़ा और संज्ञा शून्य हो गया। चित्रसेन के सैनिक उसे युद्ध से अलग स्थल पर ले गए, परंतु उसके प्राण नहीं बचाए जा सके और उसकी मृत्यु हो गई। भानु प्रताप अपने चमकदार खड़ग से समस्तपुर की सेना में मार काट मचाने में लगा था। आज किसी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। क्या रुद्रपुर के सारे सैनिक यही लक्ष्य लेकर युद्ध कर रहे थे कि आज समस्तपुर की सेना का एक भी सिपाही बचकर जा न पाए? उधर ज्योतिमाला भी अपनी दुर्धर सेना के साथ परकोटे से उतरकर सम्मुख युद्ध में शामिल हो गई और रुद्रपुर की सेना की अधिक से अधिक क्षति करने लगी। मुख्य सेनापति चित्रसेन की मृत्यु के बाद उसकी सेना के योद्धपतियों में हड़कंप मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सैनिकों को क्या आदेश दें। उनकी सेना के सैनिकों का युद्ध लक्ष्य विहीन हो गया। बस जो सैनिक सम्मुख होता उससे युद्ध करना था। किस ओर जाना है ऐसा कोई आदेश नहीं था। सैनिक दिशा विहीन होकर युद्ध कर रहे थे। ऐसी स्थिति में रुद्रपुर के सैनिकों की भारी क्षति हो रही थी। समस्तपुर की सेना के 10 युद्धपति विश्वपति, सर्वजीत, विद्याधर, कर्मदेव आदि सब ने तुरंत ये निर्णय लिया कि 5 युद्धपति मुख्य द्वार की ओर युद्ध करेंगे और अन्य 5 युद्धपति सेना के पीछे भाग से युद्ध करेंगे, क्योंकि सेना के पिछले सिरे से वीरभद्र और अन्य 4 युद्धपति बुरी तरह से उत्पात मचा रहे थे। समस्तपुर की सेना की अधिक क्षति का मुख्य कारण ये भी था कि रुद्रपुर की सेना में घायल सैनिकों के उपचार के लिए चिकित्सा शिविर की व्यवस्था थी। रुद्रपुर की सेना का जो भी सैनिक घायल होता, सैनिक शीघ्रता ही से उसे शिविर तक ले जाते। समस्तपुर की सेना में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है। वो तो बस पहले की तरह लूट मार के इरादे से आए थे, इसलिए भी उनके घायल सैनिकों को उपचार नहीं मिल रहा था और उनके सैनिकों की मृत्यु हो रही थी। भानु प्रताप की सेना के युद्धपति शमशेर, कर्णवीर, विजयबाहु, विक्रम शाह और सत्यवीर अपने सैनिकों को निरंतर आगे बढ़ने का आदेश दे रहे थे। दोनों ओर से भयंकर युद्ध हो रहा था। समस्तपुर की सेना 2 मोर्चों पर लड़ रही थी। मुख्य द्वार पर भानु प्रताप और दूसरी ओर से वीरभद्र और अन्य 4 युद्धपति मोर्चे पर जमे हुए थे। समस्तपुर की सेना दोनों तरफ से पिस रही थी और सेना को यह ज्ञात हो चुका था कि उनका मुख्य सेनापति मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। इस कारण भी उस सेना का मनोबल गिर चुका था। इसके फलस्वरूप सैनिक तितर बितर होने लगे और भागने का मार्ग खोजने लगे। पहाड़ी की ओर से आने वाले सैनिक समस्तपुर के रास्ते पर ढाल बनकर खड़े थे। उस ओर से वो भाग नहीं सकते थे। सैनिकों ने बाईं ओर का रास्ता चुना और उस ओर भागने लगे। भानु प्रताप और वीरभद्र दोनों ओर की सेना उन्हें खदेड़ने लगी। समस्तपुर के युद्धपति भी अपने सैनिकों को नहीं रोक सके। बड़ी संख्या में समस्तपुर की सेना की क्षति हो रही थी। जब समस्तपुर की सेना को रुद्रपुर के सैनिक खदेड़ते हुए कोसों दूर ले गए, तब भानु प्रताप ने अपनी ओर के युद्धपतियों वीरभद्र और अन्य 4 युद्धपति पृथ्वीसेन, सुमनदेव, कृपाशंकर और दीपा सिंह से मंत्रणा की और अपने सैनिकों को वापस बुलाने का निर्णय लिया। समस्तपुर के सैनिक युद्धभूमि से भागते हुए बहुत दूर निकल चुके थे।
हारी हुई सेना एक लंबा बीहड़ का रास्ता तय कर समस्तपुर पहुंची। समस्तपुर की सेना लगभग 2 सहस्त्र सैनिकों को खो चुकी थी और अधिकतर सैनिक और युद्धपति भी घायल अवस्था में थे। उनकी ये दशा देखकर महामंत्री शिवानंद अचंभित हो गए। आसपास के 10 राज्यों में सबसे शक्तिशाली माना जाने वाला सेना की दुर्दशा ऐसे देखकर विचलित हो गए। महाराज वीरसेन और मुख्य सेनापति जयदेव का कहीं अता पता नहीं था। चित्रसेन, जिसे उसने मुख्य सेनापति नियुक्त किया था, वो भी मारा गया। अब वो क्या करे? शिवनंद गहरी सोच में डूब गया। बहुत देर तक इधर उधर से टहलता चिंतन करने लगा। शिवनंद जितना इस विषय में सोचता उतना ही और उलझता जाता। आखिर महाराज और सेनापति कहाँ लापता हो गए? क्या राजकुमारी ज्योतिमाला ने उन्हें कत्ल करवा दिया? ऐसा संभव नहीं, क्योंकि अगर वो कत्ल करने का कार्य करती तो घोड़े को खुले में छोड़ना कौन सी अक्लमंदी थी? दूसरे महाराजा और सेनापति के वहां जाने का प्रयोजन क्या था? उस दिन के कार्यों का विवरण में ऐसी कहीं नहीं लिखा गया कि आज महाराज रुद्रपुर जाएंगे। इस सब विषयों पर चिंतन के अतिरिक्त इस बात पर भी चिंतन करना आवश्यक था कि आखिर ज्योतिमाला राजकुमारी ने उस समय कहाँ शरण ली, जब पिछले युद्ध के समय राजमहल की सभी को बंदी बनाया गया और राजमहल में आग लगा दी गई थी, तो राज्य के सारा आधिपत्य तो हमारे राज्य का था। सारी सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था तो हमारे अधिकार में थी। फिर गुप्त रूप से उसने सेना का संगठन कैसे किया? वो इतनी विशाल और इतनी प्रशिक्षित सेना, ये सब कैसे संभव हुआ? और इतना कम समय में फिर शिवनंद का मस्तिष्क वीरसेन और सेनापति की ओर चला गया। ना जाने महाराज और जयदेव कहाँ और कैसे होंगे? वो जीवित भी हैं या मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं? तभी शिवनंद का मस्तिष्क घूमा। हो सकता है दोनों कहीं बंदी बन गए हों, संभव है, परंतु बंदी बनाकर रखने का क्या औचित्य है? शिवनंद फिर उलझ गया। अंततः उसने निर्णय लिया कि वो प्रातः राजसभा की घोषणा कर सभी सभासदों से उनकी राय और जानकारी ज्ञात करने के पश्चात ही किसी निष्कर्ष में पहुंच सकता है और तभी उचित निर्णय ले सकता है। रुद्रपुर के सैनिकों की युद्ध में हुई जीत पर वो हर्षोल्लास के साथ सैनिकों की और राजकुमारी ज्योतिमाला के नाम की जय जयकार होने लगी। नगर के मुख्य द्वार फूलों से सजाए गए। हर ओर चहल पहल थी, मानो कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। ज्योतिमाला ने सैनिकों के मध्य जाकर कृतज्ञ भाव से उनकी प्रशंसा की। समस्तपुर की राजसभा में शिवनंद शास्त्री उठे और कहा, राजसभा के मंत्रियों और सभी अन्य सभासदों, आप सभी को ज्ञात हो चुका होगा कि हमारी सेना रुद्रपुर की सेना से पराजित हो चुकी है। आसपास के 10 राज्यों में से सबसे शक्तिशाली सेना को रुद्रपुर के तुच्छ सेना ने युद्ध में मात दी है। हमारे आसपास के राज्यों में हमारी स्थिति दयनीय जैसे हो गई है। शिवनंद आगे बोले, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप समस्तपुर की इस स्थिति पर अपना अपना मत रखें और इस समस्या का निराकरण भी के सुझाव भी दें। शिवनंद शास्त्री के कथन पर प्रभानंद, जो कि राज्य की प्रजा के विकास का कार्य देखते थे, बोले, श्रीमान, मेरा अपना मत है कि महाराज वीरसेन और जयदेव दोनों की राजकुमारी ज्योतिमाला के द्वारा हत्या हो चुकी है और हमें अधिक विलंब न करते हुए अतिशीघ्र पुनः आक्रमण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। अन्य कोई अपना मत प्रकट करना चाहता है तो शीघ्र सबके सम्मुख रखे। शिवनंद शास्त्री ने आग्रह किया। देवधर, जो राज्य के अतिरिक्त सुरक्षा और सीमाओं की रक्षा का कार्यभार के मंत्री थे, बोले, महामंत्री जी, मेरा अपना मत है कि हमारे राज्य की इस दयनीय स्थिति का कारण खुद महाराज वीरसेन है। फिर शिवनंद ने पूछा, क्या कह रहे हो देवधर? जानते हो महाराज की अनुपस्थिति में उनके विरुद्ध किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो? उन्होंने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ महाराज। सच को यदि सच के रूप में न कहकर चाटुकारिता के परिधान में लपेट कर कहा जाए तो ये स्थिति होगी जो हमारे राज्य की है। देवधर ने कहा,
तो शिवनंद ने पैनी नजर कर देखते हुए कहा, स्पष्ट कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, इस सभा में जितने मंत्री और सभासद हैं उनमें से अधिकतर राज्यसभा में कभी सच नहीं बताते। हमारे राज्य में सैनिकों की स्थिति का वर्णन कई बार मुख्य सेनापति जयदेव के समक्ष रखा तो मैंने राज्यसभा में उस समस्या को प्रस्तुत किया था, आप जानते हैं, परंतु उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, अपितु मुझे ही राजद्रोही विचार रखने वाला बताया गया। आप जानते हैं हमारे सैनिक अपने राज्य के विषय में क्या विचार रखते हैं? उन्हें केवल अधिक परिश्रमिक चाहिए और अन्य राज्यों की प्रजा को लूटने का मौका चाहिए। विलासिता के सैलाब में डूबकर वो ये भूल गए कि युद्ध का अर्थ क्या है। अभ्यास वो करना नहीं चाहते, वो भी राजा के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो देवधर? ये मत भूलो कि महाराज वीरसेन की अनुपस्थिति होने पर सारे अधिकार मेरे पास सुरक्षित हैं। दंड देने का अधिकार भी मुझे है, इसलिए अपनी भाषा और व्यवहार को नियंत्रण में रख अपनी बात कहो। शिवनंद ने क्रोधित होकर कहा तो उसने कहा, मैं वही कहता हूँ श्रीमान जी जो आप सुनना नहीं चाहते, और जो बात आपके दंड के भय से कोई कह नहीं पाता। राज्य में प्रजा के विकास मंत्री को ये बात कहनी चाहिए थी। आज सारे नगर ने अपने पुत्र को किसी कार्य पर भेजने से पहले माँ क्या कहती है? पुत्र सब कुछ करना, परंतु राजा जैसी शर्मिंदगी का कार्य मत करना। अब आप ही बताइए कि इस सत्य को मैं कैसे झूठ प्रमाणित करूं? मेरे पास अपनी बात रखने की वो शैली नहीं जिसमें चाटुकारिता का मिश्रण हो। तभी प्रभानंद उठकर बीच में से बोल पड़े, आपकी बातों का अर्थ है हम लोग अपनी इस हार को चुपचाप स्वीकार करें। हमें पुनः आक्रमण करना चाहिए और अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। तभी देवधर ने उठकर कहा, वाह, बहुत खूब श्रीमान, आपसे मंत्री जी ने सलाह मांगी है, समस्तपुर की बर्बादी का उपाय नहीं पूछा। आप क्या समझते हैं रुद्रपुर के सैनिक हमारी सेना के स्वागत में बैठे होंगे कि आइए इस राज्य पर आक्रमण कीजिए और अपना आधिपत्य जमा लीजिए? श्रीमान, जाकर देखिए घायल सैनिकों की स्थिति, 2 सहस्त्र सैनिक गंवा चुके हैं हम। क्या आप क्या समझ रहे हैं? अब की बार हमारी सेना उन पर भारी पड़ेगी। अगर उन्हें लेस मात्र भी आभास हुआ कि हम लोग पुनः आक्रमण करने की बात सोच रहे हैं तो इस बार कितनी क्षति होगी आप उसका आकलन भी नहीं कर पाएंगे। तभी राज्यसभा में एक और चाटुकार चंद्रसेन, जो कि जन कल्याण मंत्री थे, उठे और बोले, देवधर, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आप समस्तपुर की बुराई ही कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इससे सब दरबारियों का मनोबल कितना गिर जाएगा और फिर प्रजा तक ऐसी बात पहुंचने पर क्या परिणाम होंगे? तभी महामंत्री शिवनंद शास्त्री अपनी जगह से उठे और बोले, देवधर, अगर ये मान लिया जाए कि आपकी बातों में सच्चाई है और आपने इतना कुछ देखा समझा है तो आप ही इस समस्या का निवारण का उपाय कीजिए। तो सुनिए महामंत्री जी, देवधर ने उत्तर दिया, सर्वप्रथम तो हमें इस स्थिति में रहकर सच को स्वीकार करना होगा और गुप्त रूप से जन जन के बीच में जाकर प्रजा के विचारों को जानना होगा और निर्भय होकर बिना किसी के भय के प्रत्यक्ष रूप से उस विषय को राज्यसभा में प्रस्तुत करना होगा और राज अधिकारियों को बिना राजा के या अन्य किसी उच्च पद के अधिकारी के डर के उस विषय का सत्यता का समर्थन करना होगा और एक सशक्त नीति का गठन कर उस नीति को कार्य रूप देना होगा। अगर आप लोग मेरी इस कहानी से संतुष्ट हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहानी सुनने के लिए।